एवरीवन, चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करेंगे इंटर के कॉस्टिंग में हमारे सबसे आखिरी चैप्टर की। हमारा सबसे आखिरी चैप्टर है बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। ओके दोस्तों, हम समझते हैं आखिर इस चैप्टर में हमें समझना क्या है। ओके दोस्तों, बजट जैसे कि आप जानते हैं, बजट का मीनिंग आखिर क्या होता है। बेसिक मीनिंग बजट का क्या होता है। हम बजट्स में दोस्तों क्या करते हैं, फ्यूचर की हम प्लानिंग करते हैं, राइट, जिसमें कि हम आगे आने वाली चीज़ों को पहले फोरकास्ट करते हैं और इसे हम फॉर्मली फोरकास्ट करते हैं, उसे हम राइट डाउन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सी बात है, कई बार आपने भी अपने आगे आने वाले 1 या 2 महीने या 3 महीने के खर्चे की प्लानिंग की होगी, राइट, जिसमें दोस्तों आपने क्या किया होगा, आपने देखा होगा कि मुझे ये एक्सपेंसेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ट्यूशन की फ़ी पे करनी है, मुझे इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन की फ़ी पे करनी है, मुझे गाड़ी में पेट्रोल डलवाना होगा, मुझे कुछ किताबें परचेज करनी होंगी एंड सो ऑन, राइट। दोस्तों, ये आपने करी खर्चों की प्लानिंग, यानी कि आउटफ्लोज की प्लानिंग, राइट। अब इसके साथ आप करते हैं इनफ्लोस की प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने शहर से दूर दूसरे शहर में रहते हैं, राइट, तो आप अपने घर से पेरेंट्स से कुछ पैसे मंगवाते हैं, राइट, जिसमें वो लोग मंथली आपको कुछ ट्रांसफर करते हैं, राइट। तो आप ये एक ऐसा आप कुछ गणित बिठाते हैं कि चीज़ें मैच हो जाएगी, मुझे अगले 2-3 महीने में जो पैसे आने वाले हैं क्या वो सफिशियंट होंगे टू मीट माई एक्सपेंसेस फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, राइट। तो ये जो आपने दोस्तों जाने अनजाने में किया है, दिस इज कॉल्ड एज बजटिंग, राइट। यहाँ पर जो आपने बजटिंग की है वो काइंड ऑफ इनफॉर्मल बजटिंग की है। हो सकता है आपने बजटिंग दोस्तों कागज पर लिख कर की हो, राइट, या फिर हो सकता है आपने माइंड में ही मैपिंग कर ली हो, आपने इनफ्लोज और आउटफ्लोज को मैच कर लिया हो। जैसे आपके लिए इनफ्लोज और आउटफ्लोज होते हैं, वैसे ही बिजनेसेस के लिए दोस्तों इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं, जिसमें बिजनेस ही देखता है कि मेरे पास इनकम के फॉर्म में कितने रुपए आने वाले हैं। नाउ द इनकम फॉर बिजनेसेस कुड बी रेवेन्यूज, कुड बी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एफडीज, और कुड बी एनी अदर इनफ्लो सच एज कमीशन, राइट। एंड देन बिजनेस प्लान्स फॉर आउटफ्लोज। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक्सपेंसेस आ जाएंगे जैसे कि परचेज करने का एक्सपेंसेस, जैसे कि लेबर को जो हम वेजेस देते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे करते हैं, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से आगे की हम प्लानिंग करते हैं। नाउ दी बेसिक थिंग इज, व्हाई इज बजटिंग इंपॉर्टेंट। मतलब हम बिना बजट के भी तो काम चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन फिर भी बिना बजट बनाए काम चला लेगी, लेकिन थिंक ऑफ अ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, थिंक ऑफ लेट्स से एयरटेल। दोस्तों, एयरटेल का डेली बेसिस पर कई सारे करोड़ों रुपए का रेवेन्यू आता है और कई सारे करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। अब ऐसे केस में अगर आप आगे की कोई प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर काफ़ी सारा केओस हो जाएगा, यानी काफ़ी सारी भगदड़ मच जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में। अचानक से खर्चा आ गया लेट्स से 50 करोड़ का, बट यू चेक योर बैंक बैलेंस एंड यू डोंट हैव दैट मनी। नाउ यू डिफॉल्ट ऑन दैट पेमेंट। अब उस पेमेंट पर डिफॉल्ट करने पर हो सकता है हमें कुछ पेनल्टी लग जाए, इंटरेस्ट लग जाए, और ये सब ना भी लगे तो हमारी रेपुटेशन तो दोस्तों चली ही जाती है, राइट। तो इसलिए क्या किया जाता है, सारी चीज़ें प्लान्ड मैनर में की जाती है। तो एक बिजनेस को प्लान्ड मैनर में रन करने के लिए दोस्तों हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें बजट्स की ज़रूरत होती है, राइट। तो दोस्तों अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। दोस्तों इस चैप्टर को पढ़कर समझ में आ रहा है कि इसमें एक नहीं, इस चैप्टर के नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें एक नहीं 2 एस्पेक्ट्स कवर होंगे। वन इज बजट्स एंड अनदर इज बजटरी कंट्रोल। ओके दोस्तों, बजट्स में हम क्या सीखेंगे, हाउ टू प्रिपेयर दी बजट्स। बट वंस दी बजट्स आर प्रिपेयर्ड, देन people in the organization are expected to follow those budgets. Now we need to check whether they have followed those budgets or not, right? So at the end of the year, we are going to compare their actual performance against the budgets that we have set, and then find out the differences, and then find out the reasons for those differences. I think you are getting me. दोस्तों यहाँ पर पता है बजटरी कंट्रोल कैसे किया जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से किया जाता है, जिसमें कि हम वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। और आपको याद होगा हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में वेरिएंसेस कैसे कैलकुलेट किए थे, बाय कंपेयरिंग द बजटेड परफॉर्मेंस, यानी कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस अगेंस्ट द एक्चुअल परफॉर्मेंस, राइट। तो दोस्तों उसके लिए बजट तो बनाना जरूरी है। वो बजट कैसे बनाना दोस्तों वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ओके, नाउ टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर बजट्स,
दोस्तों हम यहाँ पर एक अपने आप को एक सिचुएशन के अंदर लेकर आ रहे हैं ना, लेट अस गेट इनटू अ सिचुएशन, और फिर उस सिचुएशन में आकर हम सीखेंगे कि आखिर बजट्स कैसे बनाए जाते हैं। ओके, लेट अस से दोस्तों कि आप 2021 ईयर 2021 में लेट अस से आप सीए इंटरमीडिएट पास हो गए, मतलब आपका रिजल्ट आ गया 2021 में, और इंटर में पास होने के बाद नाउ यू आर इन सीए फाइनल। सीए फाइनल में आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो चुकी है और आपकी सीए फाइनल की पढ़ाई लिखाई भी शुरू हो चुकी है। खैर आपने मन बना ही लिया होगा कि सीए फाइनल के 2 सब्जेक्ट्स आपको किससे करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सीए फाइनल की शुरुआत कर दी ईयर 2021 में, एंड इट विल टेक प्रोबेबली 2.5 year to 3 years to appear in CA final attempt, which will roughly fall in year either 2024 or 2025. दोस्तों लेट अस से कि आपका नवंबर में अटेम्प्ट था, नवंबर में आपने सीए फाइनल की एग्जाम लिखी बोथ ग्रुप, और नवंबर में जब आप एग्जाम देते हैं तो आपका रिजल्ट आता है जनवरी में, रफली 17 जनवरी को आपका रिजल्ट आता है। लेट अस अज्यूम कि 17 जनवरी 2025 में आपका रिजल्ट आ गया। ओके, 17 जनवरी 2025 को आपको काफी सारे बधाई के फोन आए, आप सीए बन गए। अब दोस्तों इसके बाद असली जंग शुरू होती है कि अब हम सीए तो बन गए, लेकिन सीए बनने के बाद अब आखिर आगे क्या। तो दोस्तों हमने कहा बढ़िया सीए बनने के बाद शानदार पैकेज लग जाता है, 8 से 10 लाख का हमारा पैकेज लग जाता है लेट अस से, और खैर 2025 तक का पैकेज इंक्रीज भी हो जाएगा। लेट अस अज्यूम आज की तारीख में हमारा 10 लाख का पैकेज लगता है। 10 लाख कोई बुरा पैकेज नहीं है, 80-90 हज़ार रुपए हमें महीने के मिल जाते, कुछ छोटा मोटा खर्चा भी हो, चलो हमने सरकार को टैक्स भी पे किया तो भी 50-60 हज़ार रुपए महीने तो हमारे पास आ ही जाते हैं दोस्तों। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अब ये जॉब ढूंढने की जंग शुरू होती 17 जनवरी 2025 से। दोस्तों जॉब ढूंढने के लिए आपने अपना शानदार रेज्यूमे प्रिपेयर किया। रेज्यूमे खैर प्रिपेयर करना बहुत आसान है, गूगल विल एक्चुअली हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग द रेज्यूमेस। तो दोस्तों आपने 5-7 फेमस लोगों के, सेलिब्रिटीज के आपने रेज्यूमे डाउनलोड कर लिया और उन सबको मिक्स करके हमने हमारा शानदार वाला रेज्यूमे बना लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि रेज्यूमे तो हमारा शानदार बन गया। अब इसके बाद द पॉइंट इज कि आखिर हम अब इंटरव्यू कैसे आखिर क्रैक करें, मतलब सामने वाला आखिर हमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछने वाला है और हमें उन क्वेश्चंस के एकदम क्या आंसर देने बेहतरीन वाले। तो दोस्तों इसकी भी तैयारी में आपको गूगल विल एक्चुअली हेल्प यू। सिंपल व्हाट यू कैन टाइप इज व्हाट आर द कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस इन इंटरव्यू एंड इट विल गिव यू द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अलोंग विथ आंसर्स। तो दोस्तों आपने क्वेश्चंस भी डाउनलोड कर लिए गूगल से और आपने उसके आंसर्स भी डाउनलोड कर लिए। आंसर्स थोड़े से हमने हमारे हिसाब से कस्टमाइज कर दिए और शानदार तैयारी कर ली, मतलब शुरू के हमने 50 ऐसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस गूगल से डाउनलोड कर लिया अलोंग विथ परफेक्ट आंसर्स, कि बस देरी है कि वो हमसे क्वेश्चन पूछे और छूटते से इधर से हम उसका आंसर देंगे। ओके दोस्तों वो हमने यहाँ पर इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी कर ली। कैंपस इंटरव्यूज हुए जो सी इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज करवाए लेट अस से फरवरी मंथ में, फरवरी के एंड में, और फरवरी के एंड में जब इंटरव्यूज हुए तो हमने इंटरव्यू भी क्रैक कर दिया। अब इंटरव्यू क्रैक करने के बाद दोस्तों ज्वाइनिंग डेट मिलती, फरवरी के एंड में हमारा इंटरव्यू हुआ था, हमें ज्वाइनिंग डेट मिली 15 मार्च की। 15 मार्च को दोस्तों हमने कंपनी में ज्वाइन कर लिया। ये 28 फरवरी को जब हमारी जॉब लगी से लेकर 15 मार्च जब हमने जॉब ज्वाइन करी के बीच में हमने काफ़ी सारी शॉपिंग करी, हमने काफ़ी सारे फॉर्मल ड्रेसेस खरीदे, फॉर्मल शूज़ खरीदे, हमने ब्रांडेड वॉचेस खरीदी एंड सो ऑन। ओके दोस्तों 15 मार्च के दिन हमने कंपनी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करते से ही कंपनी में जो हमारे रिपोर्टिंग मैनेजर थे उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने बोला मिस्टर सीए क्या आपने बजट्स पढ़ा है? हमने कहा यस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, वी नो अबाउट बजट्स, वी नो अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वी नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स इन मैन्युफैक्चरिंग लाइक मटेरियल, लेबर, सो ऑन। दिया दोस्तों हमने। अब इसके बाद मैनेजर ने कहा ठीक है मिस्टर सीए आपके नाजुक कंधों पर हम एक जिम्मेदारी रख रहे हैं, आपको नेक्स्ट ईयर का बजट बनाना है। हमने कहा ओके बना देंगे, नो प्रॉब्लम, बजट्स तो हमने बनाना सीखा ही है। ओके दोस्तों हमारी ये जो कंपनी है इट इज ए टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये कंपनी क्या करती है? टायर्स बनाती है। ओके मैं आपको थोड़ा सा कंपनी का इंट्रोडक्शन देता हूँ। हाँ देखेंगे दोस्तों।
लेट्स से हमारी ये जो कंपनी है ये टायर्स बनाती है, ओके, सो इट इज अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हाँ जी, लेट्स से कि हमारी जो कंपनी है वो दो तरह के टायर्स बनाती है। एक तो वो बनाती है टायर्स फॉर ट्रक्स और दूसरा वो बनाती है टायर फॉर कार्स। दो तरह के टायर बनाती है। हमने कहा ठीक है, हमें सिंपल बजट बनाना है। यहाँ पर एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हमारी जॉब लग चुकी है और वहाँ पर हमें बजट बनाना है, राइट। तो बजट में बेसिकली आप ये देखेंगे कि अगले साल हम कितना सेल करने वाले हैं, अगले साल हमें कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा एंड सो ऑन। ओके दोस्तों, आप अपने रिपोर्टिंग मैनेजर के कैबिन से बाहर निकले। नाउ योर नेक्स्ट ड्यूटी इज टू प्रिपेयर दी बजट्स, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग डेट ही ऐसी थी, आपने 15 मार्च के दिन ज्वाइन किया कंपनी का, 31 मार्च के दिन ईयर खत्म होने वाला है और 1 अप्रैल से इट वुड बी अ बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर, राइट। सो यू हैव टू प्रिपेयर द बजट बिफोर 1 अप्रैल। ओके, तो दोस्तों अगले 15 दिन के अंदर आपको ये बजट बनाना है। आपको सिर्फ यही एक जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि हमने कंपनी में नया नया ज्वाइन किया था, तो हमें अपने टैलेंट का लोहा मनवाना था कि देखो कितना शानदार बजट हमने बनाया। हाँ जी, आपके पास दोस्तों 10 सेकंड का समय है ये सोचने के लिए कि नाउ व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। आखिर अब आप अगला कदम क्या उठाएंगे। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। ओके कुछ तो सोचा होगा दोस्तों। 10 लाख का था ये सवाल आपके सामने, जिसमें अब आपको बताना था कि अब आप बजट बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप आखिर क्या लेंगे, है ना। अच्छा, ये बात आपको पता है ना कि कंपनी में वो कोई वैसा आपको हाथ पकड़ कर नहीं सारी चीजें सिखाएंगे कि चलो देखो बजट ऐसे बनाते हैं सो ऑन, राइट। वो तो सिंपल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा करना है ये आप जानो। आपको अगर बनाते आता है तो ठीक है, यू विल स्टे इन द कंपनी, अदरवाइज इट इज अ मल्टीनेशनल, अ प्राइवेट कंपनी, इट कैन सिंपली किक यू आउट बिकॉज यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब। आपको फिर से मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं और आपको सोचकर बताना है कि अब आप अगला कदम क्या उठाएंगे। 10 लाख का सवाल ये रहा अब आपके सामने। ओके दोस्तों, बजट बनाने के लिए आपके दिमाग में अब एक ही चीज आई कि सबसे पहले हम ये ढूंढेंगे कि आखिर प्रीवियस ईयर का बजट कहाँ रखा हुआ है, राइट। हम सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, प्रीवियस ईयर का बजट हम कहीं से ढूंढ कर लेकर आएंगे। ऑब्वियसली वो तो कंपनी इतने सालों से चल रही थी, उनके पास तो हर साल का बजट रखा हुआ होगा, राइट। दोस्तों आपने अपने आसपास के जो एम्प्लॉयज थे, जो आपसे थोड़े से सीनियर थे, उनसे पूछा कि यार ये बजट्स जो बनाए जाते हैं वो रखे आखिर कहाँ पर जाते हैं। कहीं पर क्या उसकी फिजिकल कॉपी रखी जाती है या फिर उसे कहीं कंप्यूटर में स्टोर करके किसी ड्राइव में रखा जाता है, तो मुझे बताइए, आई नीड टू एक्सेस दैट बजट। दोस्तों आपको पिछले साल का बजट प्रोवाइड कर दिया गया जिसमें लिखा था सेल्स, क्योंकि हमारी कंपनी दो तरह के टायर्स बनाती है, एक तो ट्रक के लिए टायर्स बनाती है और दूसरा कार के लिए टायर्स बनाती है, राइट। तो ये दो तरह के आपको वहां पर प्रोडक्ट दिख गए। इन दोनों तरह के प्रोडक्ट का आपको सेल्स दिख गया, उसका यूनिट्स दिख गया कि हम कितनी यूनिट्स आखिर बेचने वाले हैं, राइट। वो कितने रुपए में बेचने वाले हैं तो आपको उसका सेल्स नजर आ गया। इन यूनिट्स को जिनको हमें बेचना है उन्हें हमें प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, राइट। प्रोड्यूस करने में हमें रॉ मटेरियल लगेगा, हमें लेबर लगेगा, तो आपको हमारे रॉ मटेरियल के केजीज दिख गए कि ये दोनों प्रोडक्ट बनाने में आखिर जो रॉ मटेरियल लगते हैं वो कितना केजीज हमें लगेंगे और वो कितने रुपए में आखिर हम खरीदेंगे। रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपने वहां पर देखी बजट में। फिर आपने लेबर देखा कि जो दोनों तरह के टायर्स बनाते हैं उसमें कौन सा लेबर हमें लगेगा, वन टायर को प्रोड्यूस करने में आखिर कितने लेबर आवर्स लगेंगे, राइट, वो आपको वहां पर मिला।
और साथ ही साथ दोस्तों वहां पर आपने देखा कि लेबर को आखिर हम रेट पर आवर क्या पे करते हैं, राइट। लेबर को जो हम रेट पर आवर पे करते हैं उसके बाद वहां पर आपको लेबर की कॉस्ट नजर आ गई, राइट। साथ ही साथ आपको ओवरहेड्स की रेट नजर आएगी, हमारे ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ इतने रुपीस पर आवर लगते हैं, राइट। तो आपने देखा जितने लेबर आवर से मल्टीप्लाई है वो ओवरहेड्स का रेट पर आवर कर रखा है। तो इस तरीके से आपको सारी कॉस्ट मिल गई, सारी सेल्स मिल गई, आपको वहां पर दोस्तों कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया। उसमें से कुछ उन्होंने फिक्स कॉस्ट माइनस कर रखी थी, फॉर एग्जाम्पल इस फैक्ट्री प्रमाइसेस का रेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस दे यूजुअली डू नॉट फ्लक्चुएट विथ फ्लक्चुएशंस एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो वो आपको फिक्स खर्चे में मिल गया और इस तरीके से आपको वहां पर बजटेड प्रॉफिट नजर आ गया। आपने कहा हो गया काम, पिछले साल का मेरे पास बजट है प्रीवियस ईयर का, मैंने सिंपली क्या करना है प्रीवियस ईयर का बजट इधर कॉपी पेस्ट कर लेना है और इसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने के बाद अब मुझे इसके अंदर डेटा फिल करना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों किस डेटा को फिलअप करने से आप शुरू करेंगे? क्या आप सबसे पहले ये देखेंगे कि मुझे कितना रॉ मटेरियल लगाना है, उससे मैं कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूं, या फिर आप रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे कि मुझे कितने टायर्स बेचने हैं तो उन टायर्स को बेचने के लिए कितना रॉ मटेरियल मुझे लगेगा? हाँ जी बताइए दोस्तों क्या करेंगे? यू वुड स्टार्ट विद परचेजेस, यू वुड स्टार्ट विद रॉ मटेरियल लेबर, और वुड यू स्टार्ट विद हाउ मच विल आई बी एबल टू सेल इन द नेक्स्ट ईयर? You will start with how much you would be able to sell in the next year. Okay, दोस्तों नेक्स्ट ईयर में आप कितना सेल कर पाएंगे ये आप कैसे पता करेंगे? बढ़ा देते हैं कि 5-10% बढ़ा देते हैं, क्या आ जाता है बजट ही तो नो। दोस्तों ये जो बजट है ना, इट इज़ अ वेरी सिंसियर डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास जाएगा और उसे इस डॉक्यूमेंट के दायरे में रहते हुए ही काम करना है। तो दोस्तों इट इज़ प्रिपेयर्ड विद अटमोस्ट सिंसियरिटी, इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड इन अ वेरी रिलैक्स मैनर, लेट अस जस्ट इंक्रीज इट बाय 5 or 10% एंड डू द फॉर्मेलिटी। नो, इट इज़ नॉट अ फॉर्मेलिटी, इट इज़ एक्चुअली ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, तो दोस्तों अब आप कैसे बताएंगे कि नेक्स्ट ईयर में हम कितने टायर सेल कर पाएंगे? आपको सीए के कोर्स में ये तो सिखाया नहीं गया कि नेक्स्ट ईयर में कितने टायर सेल कर पाएंगे, पर कैसे पता करें? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको अब एक ऐसा सही व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में ढूंढना पड़ेगा जो कि आपको ये बता दे कि नेक्स्ट ईयर में हम रफली कितना सेल कर सकते हैं, जो कि मार्केट कंडीशंस के बारे में जानता हूं, जिसके पास की ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट्स हो, जो कि मार्केट में जो दूसरी टायर सेलिंग कंपनी है उनके बारे में जानकारी रखता हो, जो कि कंज्यूमर के टेस्ट हैबिट्स के बारे में जानकार हो। दोस्तों ऐसा व्यक्ति आखिर कौन होगा? ऐसा व्यक्ति होगा सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर। ऐसा व्यक्ति होगा सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर जो कि सेल्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और क्योंकि वो सेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो कस्टमर के बारे में जानता है, वो कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानता है, वो हमारे प्रोडक्ट के प्लसेस और माइनसेस के बारे में जानता है, वो कॉम्पिटिटर आखिर कितने पानी में है उसके बारे में जानता है। ये वो व्यक्ति है जिसका हाथ अगर आपने थाम लिया तो वो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ गाइडलाइन दे सकता है। चलिए दोस्तों, तो अब हम चलते हैं किसके पास? सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास। ओके, तो दोस्तों हमारी कंपनी क्योंकि काफ़ी बड़ी थी, तब हम हमारी बिल्डिंग में से उतरे और कहाँ पर गए? हम सेल्स डिपार्टमेंट के पास गए और सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर को जाकर हमने कहा, हे सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर, मैं हूं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हु हैज नेवली जॉइंड इन द कंपनी एंड आई एम गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर द बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर व्हिच आई नीड to know how many units will we be able to sell in the next year. Now would you please help me in determining what is our forecasted sales for the next year? सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर ने कहा, ओके श्योर, आई कैन हेल्प यू विद दैट। दोस्तों जो सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है ना,
इसने अपने अंडर में काफ़ी सारे रीजनल मैनेजर्स अपॉइंट कर रखे हैं, जिसमें से एक रीजनल मैनेजर होगा जो महाराष्ट्र रीजन का सेल्स देखता है, राइट। महाराष्ट्र रीजन में जो भी टायर के सेलर्स हैं उनको वो मैनेज करता है। ये सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजर के अंडर में दोस्तों राजस्थान का जो रीजनल मैनेजर होगा वो होगा, पंजाब का रीजनल मैनेजर होगा, साउथ इंडिया के लिए रीजनल मैनेजर होगा, नॉर्थ इंडिया के लिए रीजनल मैनेजर होगा, एंड सो ऑन, राइट। ये सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर पता है क्या करेगा, आपसे बोलेगा कि सर मुझे एक काम कीजिए, 2 दिन का वक्त दीजिए, 2 दिन के अंदर मैं आपको सेल्स आखिर हम कितना कर पाएंगे उसका एस्टिमेट निकलवा कर देता हूँ। हमने कहा ओके, टेक योर टाइम प्लीज। तो दोस्तों सेल्स डिपार्टमेंट वी लेफ्ट फ्रॉम देयर। अभी सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर क्या करेगा, वो अपने सारे रीजनल मैनेजर को इंस्ट्रक्शन देगा और बोलेगा कि नेक्स्ट ईयर के लिए आप मुझे पता करके बताएं कि आखिर हम कितना कितना सेल कर पाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर ने महाराष्ट्र रीजन के रीजनल मैनेजर को फोन लगाया और बोला कि विद इन नेक्स्ट 2 days गिव मी द एस्टिमेट फॉर नंबर ऑफ टायर्स दैट यू वुड बी एबल टू सेल इन योर रीजन इन द नेक्स्ट ईयर, राइट। ये जो रीजनल मैनेजर है ना, ये ग्राउंड लेवल रिपोर्ट जानता है, ये ज़मीनी हकीकत जानता है कि आखिर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कितना चल रहा है, कस्टमर उससे हैप्पी है या नहीं, हम और कौन सी नई फ्रेंचाइजीज ओपन करने वाले हैं, राइट। फॉर एग्जांपल इस रीजनल मैनेजर के पास लेट्स से एक इन्फॉर्मेशन है कि एक और टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू गो बैंकरप्ट इन नेक्स्ट 2 to 3 months। अगले 2 से 3 महीने में ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी और जैसे ही ये बैंकरप्ट होगी इसके काफी सारे कस्टमर्स को हम कैप्चर कर लेंगे, जिससे हमें नेक्स्ट ईयर के सेल्स में कुछ बूस्ट मिलेगा, राइट। तो ये बंदा दोस्तों क्या करेगा, ये ऐसी सारी इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करते हुए दिमाग में अब एक पिक्चर क्रिएट करेगा कि आखिर हम कितने टायर्स नेक्स्ट ईयर में सेल कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस बंदे ने कहा कि हमने इस साल रफली 15,000 टायर्स हमने सेल करे हैं महाराष्ट्र रीजन में, लेट्स से ट्रक टायर्स। लेकिन क्योंकि एक इंफॉर्मेशन है कि कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट को लेकर लोग नाराज हैं, वो हमारे प्रोडक्ट में स्विच होने वाले हैं, कॉम्पिटिटर की फाइनेंशियल हालत खराब है, तो वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, तो उसका जो मार्केट शेयर है उसका कुछ हिस्सा हमें मिलेगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हैज मेड एन एस्टिमेट कि मैं नेक्स्ट ईयर में 24,000 टायर्स महाराष्ट्र रीजन में मैं सेल कर पाऊंगा। और ये इंफॉर्मेशन वो किसको भेज देगा, सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर को भेज देगा, राइट। इसी तरीके से हर रीजन से दोस्तों डेटा हमारे पास आ जाएगा, राइट। क्या दोस्तों जो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है, राइट, जिसके अंडर में इतने सारे रीजनल मैनेजर्स काम कर रहे हैं, क्या वो सिंपल बस उनसे डेटा लेगा और बोलेगा कि हाँ बस ये डेटा फाइनल है, या वो अपना भी माइंड का एप्लीकेशन करेगा? वो अपना माइंड का एप्लीकेशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि राजस्थान रीजन का जो मैनेजर है उसने प्रीवियस ईयर में 15,000 टायर सेल करें, लेकिन वो बोल रहा है नेक्स्ट ईयर में मैं 10,000 ही सेल कर पाऊंगा। तो क्या सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजर को ये बात गवारा होगी, या फिर वो उसको फोन कॉल लगाकर समझेगा, वो ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ कम आवर सेल्स इज फॉलोइंग इन द राजस्थान रीजन फ्रॉम 15,000 टू 10,000, व्हाट्स द प्रॉब्लम, राइट। तो राजस्थान रीजन के मैनेजर का कहना है कि इस साल थोड़ा सा रिलैक्स हम टारगेट ले लेते हैं, कहाँ इतने सारी मेहनत करेंगे एंड सो ऑन, राइट। दोस्तों क्या ये सीधे सेल्स डिपार्टमेंट का जो हेड है वो सीधे नंबर्स को एक्सेप्ट करेगा, या फिर उन नंबर्स पर अपना भी नॉलेज लगाएगा? Sometimes the sales department manager would actually increase the target. No, you sold 15,000 units in the last year, you have to sell anyhow, I don't know, you have to sell anyhow 18,000 units of tire in the next year, and phone उसने कट कर दिया कि मुझे 18,000 यूनिट सेल करनी। इसी तरीके से तो जो मार्केटिंग वाले बंदे उन पर प्रेशर बनाया जाता है, उन्हें टारगेट दिया जाता है, और जब उन्हें टारगेट देंगे वो टारगेट को फुलफिल करेंगे, और तभी तो हमारी कंपनी दोस्तों ग्रो करेगी, प्रोग्रेस करेगी, राइट। तो सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजर क्या करेगा, रीजनल मैनेजर से नेक्स्ट ईयर के बजट्स मंगवाएगा कि कितनी यूनिट सेल कर सकते हैं, उस पर अपना दिमाग लगाएगा, एंड व्हेन ही फाइंड्स दैट दिस नंबर्स आर जस्टिफाइड नंबर्स, ही विल सिंपली गिव यू कॉल, मिस्टर सी प्लीज कम, आई हैव मेड रिपोर्ट वेयर आई विल गिव यू रीजन वाइज how many truck tires and how many car tires can we sell in the next year। ओके दोस्तों, अब 2 दिन बाद हम गए सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास, और सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर ने हमें यहां पर बताया कि हम ट्रक टायर्स और
कार टायर्स आखिर कितने कितने सेल कर पाएंगे। तो लेट्स से दोस्तों हम 2 लाख यूनिट्स ऑफ ट्रक टायर सेल कर पाएंगे और लेट्स से हम 3,50,000 यूनिट्स ऑफ कार टायर्स हम सेल कर पाएंगे। ये दोस्तों हमें यहाँ पर बजट मिल गया। ओके हाँ जी, क्या आपका बजट बन चुका है या पिक्चर तो अभी बहुत बाकी है? पिक्चर तो दोस्तों अभी बहुत बाकी है, राइट। हाँ बताइए अब आपका अगला कदम क्या होगा सफलता की और अब आप क्या करेंगे दोस्तों? आपको सेल्स का तो एस्टिमेट मिल गया। हाँ जी, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए? सेलिंग प्राइस, राइट, कि नेक्स्ट ईयर में आखिर हम किस प्राइस पर सेल करेंगे। बिकॉज आपको तो जो बजट बनाना है उसे क्वांटिटी नहीं लिखनी, आपको उसे क्वांटिफाई करना है इनटू फाइनेंशियल टर्म्स, राइट। सो यू वुड आल्सो नीड हाउ मच इज आवर सेलिंग प्राइस। इसमें भी दोस्तों आपको कौन ही बंदा मदद करेगा? सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर ही आपको मदद करेगा। लेट्स से उसने बताया कि हम जो ट्रक टायर्स और कार के टायर्स सेल कर पाएंगे वो हम कर पाएंगे एट द रेट ऑफ सेलिंग प्राइस। उन्होंने बताई कि ट्रक का टायर हम एक टायर लेड़े से 2,000 रुपीज़ में सेल करेंगे और कार का एक टायर हम लेड़े से 1,500 रुपीज़ में सेल करेंगे ना। ऐसे एक मन से मैं कुछ यहाँ पर नंबर्स ले रहा हूँ जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू प्रिपेयर दी बजट्स। ओके हाँ जी, लेड़े से आपको सेलिंग प्राइस मिल गई। अब आपका ये काम तो हो गया कि नेक्स्ट ईयर का आखिर बजटेड रेवेन्यू क्या है। अब मुझे बताइए कि सफलता की और आपका अगला कदम क्या होगा। अब हम दोस्तों बजटेड रॉ मटेरियल कॉस्ट पता करेंगे। हाँ जी, बजटेड रॉ मटेरियल कॉस्ट में आपको तो पता ही नहीं कि आखिर टायर बनाने में कौन कौन से रॉ मटेरियल लगते हैं, तो अब आप फिर से किसी सही व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसे कि इस बारे में जानकारी हो। हाँ जी, वो सही व्यक्ति आखिर कौन होगा? दोस्तों यहाँ पर 2 लोगों से आपका काम पड़ सकता है, एक तो परचेज डिपार्टमेंट और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हाँ जी, तो आप किसके पास जाएंगे, परचेज डिपार्टमेंट या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? एक्चुअली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी कि एक टायर बनाने में आखिर क्या क्या लगता है और कितना कितना लगता है। परचेज डिपार्टमेंट तो सिंपल क्या करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लेता है कि अच्छा आपको इतना इतना चाहिए, मैं आपको परचेज करके दे देता हूँ, राइट। तो अभी हम किसकी ओर रुख करेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ओर अब हम रुख करेंगे। ओके तो दोस्तों मिस्टर CA नाउ गोज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके ओके तो दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अब हमें देखना होगा कि आखिर एक टायर को बनाने में आखिर कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगते हैं और वो आखिर कितने कितने लगते हैं। ओके तो दोस्तों हमारे 2 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, है ना। एक तो है ट्रक टायर्स और दूसरे हैं कार टायर्स। लेट्स से दोस्तों हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने बताया कि हमें 2 तरह के यहाँ पर रॉ मटेरियल लगते हैं। एक तो हमें लगता है रबर, हमें 2 तरह के रॉ मटेरियल लगते हैं दोस्तों। एक तो हमें यहाँ पर लगता है रबर और दूसरा लेट्स से हमें यहाँ पर लगता है कार्बन ब्लैक। मान लो कि ये कोई सा रॉ मटेरियल है जो कि हमें लगता है, राइट। एक लगता है रबर और दूसरा लगता है कार्बन ब्लैक। ओके अब दोस्तों हमने पूछा कि आखिर एक ट्रक को टायर बनाने में कितना रबर लगता है और कितना कार्बन ब्लैक लगता है। ही सेड सिंपल, आई नो दैट। मुझे 10 kgs लगता है रबर, 10 किलो लगते हैं यहाँ पर रबर, और मुझे यहाँ पर 3 kgs लगता है कार्बन ब्लैक। और कार का अगर टायर बनाना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बना देंगे। उसमें हमें 7 kgs, ऐसे 7 की जगह हम ज़्यादा हो गए हैं 5 kgs लेते हैं, और लड़े से हमें 2 kgs लगता है कार्बन ब्लैक। ओके हमारे पास दोस्तों इन्फॉर्मेशन आ गई कि प्रोडक्शन करने में आखिर हमें कितना kgs रबर लगता है और कितना हमें कार्बन ब्लैक लगता है। इसकी मदद से दोस्तों वक्त आने पर क्या हम कैलकुलेटर चला लेंगे और ये पता कर लेंगे कि आखिर हमें कितना कितना रबर लगता है एंड सो ऑन, कितना कितना रबर की रिक्वायरमेंट होगी और कितने कार्बन ब्लैक की रिक्वायरमेंट होगी। यस ओके हाँ जी, इसके आगे बताइए अब आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस प्राइस पर आखिर हम इन दोनों रॉ मटेरियल को खरीदेंगे, राइट। ये प्राइस की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोडक्शन वाला नहीं दे पाएगा। प्राइस की इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ओके तो चलते हैं हम दोस्तों अब परचेज डिपार्टमेंट के पास। ओके परचेज डिपार्टमेंट वालों की शानदार बिल्डिंग बनी हुई थी, AC ऑफिस। हम गए परचेज डिपार्टमेंट। ओके
और परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर से जाकर हमने हमारा इंट्रोडक्शन दिया, आई एम सो एंड सो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई क्लियर फर्स्ट टाइम बोथ ग्रुप, आई एम अ सी रैंकर एंड आई एम हियर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर द बजट्स. I have collected some information from sales department and production department and I need some help from you in order to find out how much would be our budgeted raw material cost for the next year. Would you please assist me? Okay, he said yes, go ahead. So we said okay, we have found out the quantity that of rubber and carbon black that we would need in the next year. Now what I'm expecting from you is to get the purchase price for this two types of raw materials. He said okay, sure, I shall help you, right? दोस्तों ये जो परचेज डिपार्टमेंट का बंदा रहेगा, परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर रहेगा, वो सिंपल क्या करेगा, वो आपको नेक्स्ट ईयर का बताएगा कि आखिर नेक्स्ट ईयर में मैं खुद रबर आखिर कितने में खरीद पाऊंगा और मैं खुद कार्बन ब्लैक आखिर कितने में खरीद पाऊंगा. उसके लिए वो क्या करेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना नॉलेज, एक्सपीरियंस लगाएगा. फॉर एग्जाम्पल ही माइट से कि अभी क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे कोरोना वायरस है और इसके चक्कर में अभी क्या हो रहा है कि जो अवेलेबिलिटी हो रही है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज आ रही, तो अभी हमें ये बढ़े हुए दाम में रबर खरीदने को मिलेगा एंड सो ऑन, राइट. सो वो अपना कुछ ना कुछ नॉलेज लगाएगा, मार्केट इन्फॉर्मेशन लगाएगा और उन सारी मार्केट इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए वो हमें बताएगा कि आखिर वो कितने प्राइस में नेक्स्ट ईयर में दोस्तों खरीद पाएगा, राइट. लेटे से दोस्तों इसने इतनी सारी दिमाग लगाया और फिर हमें बताया कि वो रबर और कार्बन ब्लैक का जो परचेज प्राइस है ही सेज कि रबर मुझे रफली 50 रुपीज पर केजी में मिल जाएगा. ओके और उसने कहा कार्बन ब्लैक थोड़ा सा महंगा आएगा, ये मुझे 80 रुपीज पर केजी में मिलेगा. ठीक है, आप थोड़ा सा मेरी राइटिंग पर कम ध्यान देना. ओके तो दोस्तों रबर मिलेगा कितने में, 50 रुपीज़ पर केजी में, और कार्बन ब्लैक मिलेगा कितने में, 80 रुपीज़ पर केजी में. ओके ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई. ओके वी सेड थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, आई थिंक वी आर गुड फॉर राइट नाउ एंड इन केस इफ वी नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन वी होप दैट यू विल हेल्प अस इन द सेम वे यू हेल्प अस राइट नाउ. ओके ही सेड ओके गुड बाय. तो दोस्तों उसने हमें परचेज प्राइस यहाँ पर दे दी. हाँ अब और क्या चाहिए, अब आप बताओ, बजट बन गया या पिक्चर अभी बाकी है? पिक्चर अभी बाकी है. ओके दोस्तों मुझे लगता है कि इतने में जो हमारी व्यवस्था अभी हुई है वो सेल्स की यूनिट्स की हुई है और सेल्स के रेवेन्यू की हुई है. और हमारी जो व्यवस्था हुई है वो आखिर कितना केजी रॉ मटेरियल लगेगा और किस प्राइस पर लगेगा, मतलब मेरे हिसाब से रॉ मटेरियल कॉस्ट की हमारी व्यवस्था हो गई. हाँ जी, पर कॉस्ट तो अभी और भी है. जैसे अगली कॉस्ट कौन सी हो गई है, लेबर, राइट, एम्प्लॉयज की कॉस्ट. हाँ जी, इसके लिए फिर अब हम क्या करेंगे बताइए. ओके वी विल नाउ अगेन गो टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. और प्रोडक्शन नहीं, हम यहाँ पर पर्सोनल डिपार्टमेंट के पास भी जाएंगे लेकिन थोड़ा बाद में जाएंगे, राइट. पर्सोनल डिपार्टमेंट यानी वह डिपार्टमेंट जो कि लेबर की जो वेजेस है उसे प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार है, लेबर को रिक्रूट करने के लिए जिम्मेदार है एंड सो ऑन, राइट. लेकिन दोस्तों लेबर को पैसे कितने देंगे तो पर्सोनल डिपार्टमेंट तो सिंपल आपको रेट पर आवर बता पाएगा, दैट वी पे दिस मच रेट पर आवर टू दी एम्प्लॉयज, राइट. लेकिन आखिर कितने आवर्स लगेंगे ये तो हमें पता करना पड़ेगा. ये आवर्स दोस्तों आखिर हम कैसे पता करेंगे. ओके तो दोस्तों अब हम पहले चलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास और प्रोडक्शन मैनेजर को हम जाकर कहेंगे कि हमें एक्चुअली आपकी एक और मदद की ज़रूरत है. आपने वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी कि कितना कितना रॉ मटेरियल लगेगा एक यूनिट को बनाने में, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट इन्फॉर्मेशन, बट वी नीड एक्चुअली वन मोर इन्फॉर्मेशन कि आखिर एक टायर को बनाने में हमें कितना लेबर लगता है. ही सेड नो प्रॉब्लम, ये भी मैं आपको बताता हूँ. ओके तो उन्होंने बताया कि ये जो दो तरह की प्रोडक्शन, राइट, एक हुआ ट्रक टायर्स और दूसरा हुआ कार टायर्स, है ना. तो इनको बनाने में हमें दो तरह का लेबर लगता है. ओके ही सेड कि जो दो तरह का लेबर है उसमें एक होता है ग्रेड 1 लेबर और एक होता है ग्रेड 2 लेबर. हाँ लगभग ग्रेड 1 लेबर के हमें 2 आवर्स लगते हैं यहाँ पर, और कार का टायर बनाने में हमें 1 आवर लगता है, और ग्रेड 2 के हमें यहाँ पर 5 आवर्स लगते हैं और यहाँ पर हमें 3 आवर्स लगते हैं. वी सेड थैंक्स फॉर दिस इन्फॉर्मेशन. हमें ये पता चल गया है कि अब आखिर
पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में किस तरह के ग्रेड के लेबर के आखिर कितने कितने आवर्स लगते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आखिर हम इन लेबर को कितने रुपए पर आवर पे करते हैं। ओके, उसके लिए दोस्तों हम किसे अप्रोच करेंगे, पर्सनल डिपार्टमेंट को अप्रोच करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को अप्रोच करेंगे, जो कि एक्चुअली बताता है कि आखिर क्या रेट पर आवर हम इन कैटेगरी के वर्कर्स को पे करते हैं, है ना। तो वो यूजुअली क्या करेगा, आपको एक एवरेज रेट पर आवर दे देगा कि ग्रेड 1 लेबर को हम ऑन एन एवरेज इतना रेट पर आवर पे करते हैं, राइट। अब वो भी क्या करेंगे दोस्तों, वो नेक्स्ट ईयर का फोरकास्ट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल उनका कहना है कि अभी हम रफली 100 रुपीज़ पर आवर पे करते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर में एक्चुअली लेबर की शॉर्टेज रहने वाली है। वी आर एक्सपेक्टिंग, बिकॉज फॉर एग्जांपल लेट्स से सारे वर्कर जो है वो अपने घर को लौट चुके हैं, राइट। और अब उन वर्कर को बुलाना, फिर वहाँ यहाँ पर रीएस्टेब्लिश करवाने के लिए हमें उन्हें ज़्यादा रुपए ऑफर करने पड़ेंगे, राइट। तो दोस्तों लेट्स से जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वो इन सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हमें बताएगा कि आखिर कितना हमें रेट पर आवर नेक्स्ट ईयर में पे करना पड़ेगा। लेट्स से दे सेड कि हमें 120 रुपीज़ पर आवर पे करना पड़ेगा ग्रेड 1 के लेबर को, और जो ग्रेड 2 का लेबर है उन्हें हमें लेट्स से 80 रुपीज़ पर आवर हमें पे करना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, है ना। ओके, एक छोटा सा दोस्तों कैलकुलेटर चलाकर मुझे यहाँ पर कंफर्म करके बताओ ना कि ऐसा तो नहीं कि हमारा प्रोडक्ट लॉस में जा रहे हैं। तो आप एक काम करो, ट्रक का टायर उठाओ ज़रा, मतलब ट्रक का टायर आप लो कैलकुलेटर में। तो ट्रक का टायर कितना है इसमें सेलिंग प्राइस ट्रक के टायर का 2000 रुपीज़ ले लीजिए आप उसे मेमोरी प्लस में। ओके, इसमें ट्रक के टायर को बनाने में रबर कितना केजीज लग रहा है, 10 केजीज। ओके, 10 केजीज है और पर केजी हमारा रेट कितना है 50, यानी कि 500 रुपीज़ लगेंगे हमें रबर में। और कार्बन ब्लैक दोस्तों 3 केजीज मल्टीप्लाई बाय कितने रुपीज़ हैं 80, यानी 240 होता है। आप इसे भी माइनस कीजिए मेमोरी में से। ओके, लेबर दोस्तों हमें 2 आवर्स लगता है एट द रेट ऑफ 120, इसे भी मेमोरी में से माइनस कीजिए। और 5 आवर्स लगते हैं एट द रेट ऑफ 80, इसे भी मेमोरी में से माइनस कीजिए। मेमोरी रिकॉल कीजिए दोस्तों कितना आ रहा है 620। मतलब ट्रक टायर इज स्टिल प्रॉफिटेबल। मैं जस्ट क्योंकि मैं एग्जाम्पल खुद ही रन टाइम पर क्रिएट कर रहा हूँ, आपको तो पता ही है कि मैं कोई पढ़कर नहीं पढ़ाता हूँ, तो दोस्तों ज़रूरत भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रक का टायर हमारा कैसा आ रहा है, प्रॉफिटेबल आ रहा है। अब आप आइए कार के टायर्स पर। ओके, कार के टायर में सेलिंग प्राइस कितनी है 1500 लीजिए दोस्तों आप इसे मेमोरी प्लस में। रबर कितना लगता है 5 केजीज एट द रेट ऑफ 50, करेंगे इसे मेमोरी में से माइनस। कार्बन ब्लैक कितना लगता है 2 केजी एट द रेट ऑफ 80, करेंगे मेमोरी में से माइनस। फिर लेबर ग्रेड 1 लगता है 1 आवर मल्टीप्लाई बाय 120, करेंगे मेमोरी में से माइनस। और फिर यहाँ पर ग्रेड 2 लेबर लगता है 3 आवर्स इंटू 80, मेमोरी माइनस मेमोरी रिकॉल। ओके, वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 730, आई मीन 730 रुपीज़ यहाँ पर आ रहा है पर टायर। सो वी आर इन प्रॉफिटेबल सिचुएशन में। ऐसा नहीं हो कि ज़िंदगी का पहला बजट बना और लॉस में चला जाए, इसलिए मैंने कहा इसको हम चेक कर लेते हैं। ओके दोस्तों, इतनी इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी कर ली, हमने लेबर के बारे में और कितने आवर्स और क्या रेट पर आवर लग रहा है वो इकट्ठा कर लिया। अब आप बताइए सफलता की और अगला कदम आपका क्या होगा, क्या आप करेंगे अब कंपनी में अगला? ओवरहेड्स, राइट। अब हम किसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे? ओवरहेड्स, राइट। ओवरहेड्स के लिए हम क्या करेंगे, हम कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को अप्रोच करेंगे और उनसे समझेंगे कि भाई ओवरहेड्स के अंदर कौन कौन से आप ओवरहेड्स यहाँ पर इकट्ठे करते हैं ना। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर क्लासिफाइंग ओवरहेड्स इनटू 2 टाइप्स, वन आर वेरिएबल ओवरहेड्स एंड अदर आर फिक्स ओवरहेड्स, राइट। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज अबाउट ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स के लिए हम अप्रोच करेंगे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को। ओके, ओवरहेड्स, तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ने हमें बताया कि हमारा काफ़ी सारा ओवरहेड्स लगता है। आप अच्छा वेरिएबल ओवरहेड्स पूछ रहे हो? ओके, तो वेरिएबल ओवरहेड्स में हमें पावर का खर्चा लगता है ना। फिर वेरिएबल ओवरहेड्स में हमारा इनडायरेक्ट लेबर लगता है जो कि सपोर्ट करता है किसको, डायरेक्ट लेबर को, राइट। फिर उसके बाद हमारा काफ़ी सारा इनडायरेक्ट मटेरियल लगता है, क्योंकि भाई टायर बनता है तो उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लगती है, राइट। हम एक काम करते हैं, आप हमें थोड़ा सा बताइए कि नेक्स्ट ईयर कितना आप प्लानिंग कर रहे हैं प्रोडक्शन करने का। तो ये जो हमारे पास डेटा था वो हमने उनके साथ शेयर करा और वी फाइंड आउट कि अच्छा इतना हमें प्रोडक्शन करना रहेगा। उन्होंने कहा थोड़ा सा हमें आप 1 दिन का वक्त दीजिए और हम आगे के हमारे ओवरहेड्स को फोरकास्ट करेंगे और फोरकास्ट करके हम आपको बता देंगे कि आखिर कितने रुपए हमें पर आवर या फिर पर यूनिट हमें लगने वाले। ओके दोस्तों, उन्होंने इस तरीके का कुछ एस्टिमेशन बिठाया और उन्होंने हमें बताया कि हमें ओवरहेड्स की रेट लगेंगी ₹10 पर आवर। हमें कितने लगेंगे? ₹10 पर आवर, राइट। हमने थोड़ा सा उनसे पूछ लिया द रेट दैट यू आर मेंशनिंग ₹10 पर आवर,
is it for grade 1 labor per hour, is it for grade 2 labor per hour, or it is for both? They said it is for both, right? So 10 per hour हमें grade 1 के hours और grade 2 दोनों के hours पर लगेगा। दोस्तों grade 1 के hours आपको कितने नजर आ रहे हैं? 2 hours। grade 2 के hours कितने नजर आ रहे हैं? 5 hours, right? तो 2 + 5 कितना? 7 hours at the rate of कितना? 10 per hour, ठीक है, ओके। फिर हमने एक्चुअली हमने कहा कि कार के टायर्स के लिए कोई अलग थोड़ी ना लगेगा, जो ओवरहेड का रेट है वो तो जनरली ही डिसाइड हुआ होगा, राइट? सो दे सेड यस, ये जो 10 पर आवर है कार के लिए भी लगेगा ना। कार के जो आवर्स हैं वो कितने कितने आवर्स है? 1 hour और 3 hours। दे सेड यस, ये जो 1 hour और 3 hours है इनको आप क्लब कर लीजिए 4 hours एट द रेट ऑफ 10 पर आवर। वी सेड थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों यहाँ पर ये है वेरिएबल ओवरहेड्स। ओके, वेरिएबल ओवरहेड्स हमने पता कर ली। अब इसके बाद दोस्तों क्या रहता है? फिक्स ओवरहेड्स। ओके, तो फिक्स ओवरहेड्स के लिए हमने पता करने की कोशिश करी कि आखिर हमारी कंपनी में क्या फिक्स ओवरहेड्स लगते हैं। उसके लिए हमें कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वालों ने मदद करी। दे सेड कि हमें फैक्ट्री का रेंट लगता है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग का खर्चा लगता है, हमारे यहाँ पर जो मैनेजर्स घूमते हैं उनकी सैलरी रहती है, एंड इट इज़ प्रीटी मच फिक्स, राइट? तो ये सारे खर्चे हमें यहाँ पर फिक्स ओवरहेड्स के नाम पर लगते हैं, राइट? फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ एग्जाम्पल आई एम जस्ट पुटिंग डाउन अ नंबर ओवर हियर कि फिक्स ओवरहेड्स हमें आखिर कितने रुपए लगेगा। ओके, तो दोस्तों मैं यहाँ पर फिक्स ओवरहेड्स लिख रहा हूँ। दे सेड कि हमें फिक्स ओवरहेड्स लगेगा रफली 10 करोड़ रुपीस। दोस्तों मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ, आखिरी में जाके इनकेस लॉस आया, मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी लॉस आएगा हमें, बट इनकेस कभी लॉस में हम गए तो फिर हम इस नंबर को चेंज कर लेंगे। बट फॉर राइट नाउ आई एम राइटिंग डाउन 10 करोड़ रुपीस हमें फिक्स ओवरहेड्स लगेंगे। ओके, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने पता कर ली। हाँ, अब इस बीच हमारा जो रिपोर्टिंग मैनेजर थे जिन्होंने हमें बजट बनाने का काम दिया था, उनका कॉल आया कि मिस्टर जी किधर हो आप, आजकल नज़र नहीं आते। हमने कहा सर वी आर रोमिंग अराउंड वेरियस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट टू गैदर द इंफॉर्मेशन इन प्रिपेयरिंग द बजट। ही सेड ओके कम ऑन मीट मी एंड शो मी द प्रोग्रेस दैट यू हैव मेड। वी वेंट ओवर देयर, हमारे रिपोर्टिंग मैनेजर के पास गए और हमने बताया कि सर ये देखो हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे कर ली। ओके, ही सेड प्रीटी वेल, अब आप एक काम करो फटाफट ज़रा बजट फाइनलाइज करो और मास्टर बजट भी बनाओ और फंक्शनल बजट भी बनाओ। हमने ये टर्म्स पहले सुनी नहीं थी, मास्टर बजट और फंक्शनल बजट, बट हम उनके सामने बोल नहीं सकते कि ये सर प्लीज़ बता दो क्या होता है। हमने कहा यस यस सर विल प्रिपेयर बोथ द बजट्स, मास्टर बजट एज वेल एज फंक्शनल बजट, नो प्रॉब्लम। और फिर हम वहाँ से आए और धीरे से हम इंटरनेट पर गए, गूगल पे गए और हमने वहाँ पर चेक किया कि मास्टर बजट क्या होता है और फंक्शनल बजट क्या होता है। ओके, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, अभी के लिए आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे नाम से ना आप भी समझ रहे हो कि मास्टर बजट क्या होता है और फंक्शनल बजट आखिर क्या होता है। खैर पहले किसकी चर्चा कर लें, मास्टर बजट पहले बनेगा या पहले तो फंक्शनल बजट्स बनेंगे और फंक्शनल बजट्स की मदद से मास्टर बजट बनेगा, फंक्शनल बजट्स की मदद से मास्टर बजट बनेगा। ओके, फंक्शनल बजट का मतलब होता है प्रिपेयरिंग द बजट फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल सेल्स फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल परचेज फंक्शन, राइट? तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, हर फंक्शन के लिए बजट बनाना इज कॉल्ड एज फंक्शनल बजट, राइट? क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने परचेज बजट बनाया है ना, तो ये परचेज बजट ना फॉरवर्ड कर दिया जाता है। किसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है? परचेज मैनेजर को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, राइट? और जो कि इसे अपनी डेस्क पर रखता है पूरे साल भर और उसके अंतर्गत ही वो साल भर काम करता है, राइट? या फिर सेल्स बजट है वो बनाकर किसे दे दिया जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट को। अब सेल्स डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा, साल भर उसी को फॉलो करेगा, उसे ही अचीव और उसे एक्सीड करने की कोशिश करेगा, राइट? तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट्स आर प्रिपेयर्ड एंड दिस आर फॉरवर्डेड टू ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। उन सारे डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट कर दिया जाता है और उन सारे डिपार्टमेंट्स को एक मौका दिया जाता है कि आप अपने अपने फंक्शंस का बजट रिव्यू कर लें और इनकेस आप उसमें कुछ भी प्लस माइनस करवाना चाहते तो अलॉन्ग विद जस्टिफिकेशन कम टू अस, विल मेक दोज चेंजेस, राइट? तो दोस्तों ये सारे फंक्शनल बजट हर फंक्शन को फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, उन डिपार्टमेंट मैनेजर से इसका रिव्यू करवाया जाता है और एक बार वो ग्रीन सिग्नल दे दे उसके बाद इन सारे फंक्शनल बजट्स को कंबाइन किया जाता है, कंसोलिडेट किया जाता है टू प्रिपेयर दी मास्टर बजट, राइट?
So this is how the overall functions, overall process, budget process goes, right? तो दोस्तों हमें यहाँ पर दो तरह के बजट्स बनाने, एक तो फंक्शनल बजट्स और दूसरा हमें बनाना है मास्टर बजट, राइट? ओके, तो मैं यहाँ पर दोस्तों आई होप आप ये एग्जाम्पल नोट भी करते जा रहे होंगे, है ना? मतलब ये कहानी के फॉर्म में चल रहा है, बट दिस इज रियल एग्जाम्पल, ओके। और बस यही एक एग्जाम्पल है, इसमें तो आप पूरा का पूरा चैप्टर ही सीख जाएंगे, राइट? फिर उसके बाद तो आपको मेरे टैलेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं लगेगी, ओके। सो हियर आई एम राइटिंग डाउन द क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज़, अभी आपने अगर आप ये एग्जाम्पल नहीं नोट किया है तो वेल एंड गुड, फिर आप अभी थोड़ी सी देर और पॉज कर लीजिए, क्योंकि अभी इसके अंदर ना बहुत सारे डेटा में एडिटिंग होने वाली है, ओके। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्रिपेयर फंक्शनल बजट। और कौन कौन से फंक्शनल बजट हमें बनाने? सेल्स, प्रोडक्शन एंड परचेज बजट, and then also prepare master budget. In master budget should show budgeted profit, showing budgeted profits, okay। ये दो काम दोस्तों हमें करने हैं, है ना? सबसे पहले दोस्तों मैं फंक्शनल बजट्स की बात कर रहा हूँ, और फंक्शनल बजट में मैं सबसे पहले सेल्स बजट की बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से बच्चा बच्चा जानता है कि आखिर फंक्शनल बजट में सेल्स बजट कैसे बनाना है, मतलब इससे आसान क्वेश्चन नहीं छप सकता दोस्तों आपको सीए इंटर में, है ना? यहाँ पर सेल्स बजट आप बहुत आसानी से बना लेंगे, है ना? उसमें कोई दो राय ही नहीं है दोस्तों। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बजट है वो कौन सा वाला है? प्रोडक्शन बजट, है ना? आपको लगता है आप में है वो बात कि आप प्रोडक्शन बजट बना पाएंगे, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ना ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल नज़र आ रही है, राइट? तो दोस्तों प्रोडक्शन बजट आप बना पाएंगे, लेकिन एक गहरी बात समझे, जब आप ये सब बजट का सारा डेटा इकट्ठा करके आपने कहा थोड़ी भूख लग रही, मैं स्नैक्स खा लूँ, और स्नैक्स के लिए आप कंपनी के कैंटीन डिपार्टमेंट में जा रहे थे, राइट? कंपनी के आप कैंटीन में जा रहे थे, तभी ना कैंटीन में जाते जाते राह में आपकी किसी से मुलाकात हुई, किसी डिपार्टमेंट से आपकी मुलाकात हुई। राह में दोस्तों जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो हमने देखा यार यहाँ पर तो काफ़ी सारे टायर्स रखे हुए हैं, ट्रक के टायर रखे हुए हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर तो कार के टायर रखे हुए हैं। आखिर क्या बात है दोस्तों? हम उस डिपार्टमेंट के नज़दीक गए और हमने देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ है फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। क्या लिखा हुआ है? फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री, ओके। हमने कहा यार ये क्या है, देखना पड़ेगा ये क्या है। वहां पर एक बंदा था, हमने उनसे पूछा भाई साहब ये सब क्या रखे हुए यहाँ पे? टायर्स, ये ट्रक के टायर रखे हुए, कार के टायर है, क्या है, राइट? हमने देख तो लिया था ऊपर नाम लिखा है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, लेकिन फिर भी हम पूछते तो वहीं से भले ही लिखा हुआ है, राइट, है ना? ओके। तो दोस्तों वहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे जो टायर्स हैं वो उसकी इन्वेंट्री यहाँ पर रखी जाती है। जो टायर्स यहाँ पर रखे हुए हैं, ये टायर्स रखे हुए, ये ट्रक के टायर, ये ट्रक के टायर, ये ट्रक के टायर का पाइलअप रखा हुआ है, राइट? और ये कार के टायर का पाइलअप रखा हुआ है। बस यहाँ पर हमारे स्टॉक रखा हुआ रहता है। अच्छा अच्छा, हमने कहा ठीक है। दोस्तों ये जो स्टॉक रखा हुआ है, क्या इसका कोई इम्पैक्ट दोस्तों हमारे बजट के प्रिपरेशन में आने वाला है, या सिंपल जाने दो यार, क्या रखा होगा तो रखा होगा? इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि दोस्तों जब हमें नेक्स्ट ईयर में 2 लाख यूनिट्स ऑफ टायर्स 2 लाख यूनिट्स ऑफ टायर्स बेचनी है, तो क्या 2 लाख यूनिट्स ही हमें टायर्स की बनानी रहेगी, या कुछ यूनिट्स तो ऑलरेडी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री के अंदर रखी हुई है? क्योंकि रखी हुई है तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अवर प्रोडक्शन बजट। इसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन का बजट चेंज हो जाएगा, राइट? ओके। तो दोस्तों अब हमने उन सज्जन से पूछा
कि आखिर फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हमारे पास कितनी रखी हुई है, राइट। तो लेट्स से दोस्तों यहाँ पर ईयर के एंड में मैं है ना वैसे जब हम बजट बना रहे होंगे तो शायद 25-26 मार्च तक हम पहुंच चुके होंगे, लेकिन क्या किया जाता है कि एस्टिमेशन लगा लिया जाता है। आपने देखा होगा ना, कई बार ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं अभी तो क्लोजिंग चल रहा है तो हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं लेंगे, आपका ऑर्डर हम थोड़ा सा बाद में लेंगे, या दे दो आप ऑर्डर बट उसे हम एग्जीक्यूट 1 अप्रैल को करेंगे। वो इसलिए किया जाता है ताकि आपके एट द एंड ऑफ द ईयर बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंजेस आपके इन्वेंट्री लेवल्स में सो ऑन इनमें ना हो, राइट। तो दोस्तों लेट अस मेक एन अजम्पशन दैट वी ऑलरेडी नो कि 31 मार्च के दिन हमारी कितनी इन्वेंट्री रहने वाली है। लेट अस से यहाँ पर अच्छा, जो 31 मार्च के दिन इन्वेंट्री रहेगी उसे हम कहते तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेकिन बजट बनाने के लिए वो क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं कहलाएगी। बजट बनाने के लिए वो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या कहलाएगी? ओपनिंग बैलेंस, राइट। तो वो ओपनिंग इन्वेंट्री को ना मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब उसे हम ओपनिंग इन्वेंट्री कह रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर के 31 मार्च के दिन रखी हुई है क्लोजिंग के फॉर्म में। ओके, हमें बताया जा रहा है कि फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हमारे यहाँ पर 10,000 यूनिट्स रखी हुई है ट्रक्स की, और यहाँ पर कार के हमारे पास 50,000 टायर्स रखे हुए, राइट। मतलब हमने कहा ओके, ट्रक के 10,000 टायर रखे हुए और कार के हमारे पास कितने 50,000 टायर ऑलरेडी रखे हुए। यानी कि दोस्तों देखना अब इसका मतलब क्या होगा, ट्रक के टायर हमें बेचने कितने हैं? 2 लाख टायर्स हमें बेचने हैं, राइट। ओके, और उसमें से रखे हुए ऑलरेडी कितने रहेंगे? 10,000 टायर रखेंगे। यानी देखा जाए तो हमारा जो नेट प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा? 1,90,000 ट्रक के टायर्स का हम प्रोडक्शन करेंगे। ओके दोस्तों, अपने दिल पे हाथ रखकर और बताओ, उससे पूछो और मुझे बताओ कि क्या 1,90,000 टायर्स ही आप नेक्स्ट ईयर में बनाएंगे या 1,90,000 से थोड़ा सा कम या ज्यादा बनाएंगे? थोड़ा सा ज्यादा बनाएंगे, बिकॉज जैसे हमारे यहाँ पर स्टॉक मेंटेन हो रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें भी तो स्टॉक मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट्स तो हमें सिर्फ स्टॉक को मेंटेन करने के लिए भी तो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अगर हमने सिर्फ 1,90,000 यूनिट्स ही बनाई तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर आवर क्लोजिंग बैलेंस वुड बी जीरो। और अगर क्लोजिंग बैलेंस हमारे यहाँ पर जीरो और अचानक से ऑर्डर आ गया तो फिर वी विल रन आउट ऑफ द स्टॉक, स्टॉक आउट की सिचुएशन बनेगी, हो सकता है कॉम्पिटिटर हमारा ऑर्डर ले जाए। तो हम क्या करेंगे, अब हम हमारे इन्वेंट्री पॉलिसी को देखेंगे कि भाई आखिर हमारी इन्वेंट्री पॉलिसी क्या है। हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कुछ इन्वेंट्री पॉलिसी बनाकर रखती है जहां पर कि वो डिसाइड करते हैं कि आखिर हम कितना इन्वेंट्री ऑन एन एवरेज कैरी करके चलेंगे, राइट। कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो थोड़ा हाई इन्वेंट्री लेवल्स मेंटेन करके रखेंगी। नॉर्मली वहां हाई इन्वेंट्री लेवल रखे जाते हैं जहां पर डिमांड का एकदम भरोसा नहीं रहता कि कब अचानक से डिमांड आ जाएगी, राइट। ओके, और डिमांड को अगर हमने मिस कर दिया तो हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस बहुत ज्यादा रहेगा। ऐसे केस में हम हाई लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री को मेंटेन करके रखते हैं। वहां जहां पर डिमांड इज प्रीटी मच फोरकास्टेड कि हाँ इतनी ही डिमांड आएगी और हमें पता ही है कि इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, वहां पर हमारे इन्वेंट्री लेवल्स को हम नीचे लो लेवल्स पर भी मेंटेन करेंगे तो भी चलेगा। या जहां हमें पता है कि कस्टमर हमारे लिए वेट कर लेगा तो हम इन्वेंट्री लेवल्स को कम रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमने हमारी इन्वेंट्री पॉलिसी को देखा और उसे देखते हुए हमें पता चला कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का कहना है कि मिस्टर सीए नेक्स्ट ईयर में जो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं वो ट्रक्स की हम थोड़ी सी ज़्यादा मेंटेन करना चाहते हैं। कितनी रखना चाहते हैं? 20,000 हम इन्वेंट्री रखना चाहते हैं। और कार का तो बहुत ज़्यादा ओवर स्टॉक रखा हुआ है, 50,000 रखा है। नहीं इतना नहीं चलेगा। कार की आप एक काम कीजिए, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा मत मेंटेन कीजिए प्लीज़, उसका सिर्फ आप 30,000 ही रखिएगा, राइट। दोस्तों इसकी मदद से क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन बजट बना सकेंगे, राइट। एक आपको थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर चलवाता हूं। ट्रक के टायर हमें बेचने कितने हैं? 2 लाख। उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? माइनस, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री तो अवेलेबल ही है टू सेल 2 लाख यूनिट्स, राइट। तो हमें उतनी तो प्रोड्यूस ही नहीं करनी है, राइट। तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री को हम माइनस करते हैं, राइट। तो 2 लाख माइनस 10,000, यानी अगर हम 1,90,000 भी प्रोड्यूस करेंगे तो अगले साल का सेल तो हम कर ही देंगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को रखने के लिए भी तो कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 20,000 को हम प्लस कर लेंगे। इज दैट क्लियर, राइट। ओके, तो दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, 2 लाख माइनस 10,000 प्लस 20,000 यानी 2 लाख 10,000 यूनिट्स ऑफ टायर्स का हम प्रोडक्शन करेंगे। ओके,
दोस्तों जब हमें प्रोडक्शन करना है 2,10,000 टायर्स का, है ना, 2,10,000 हमें ट्रक के टायर्स का प्रोडक्शन करना है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस प्रोडक्शन को करने के लिए हमें रबर आखिर कितना खरीदना पड़ेगा? तो दोस्तों रबर लिखा हुआ है कि हमें ट्रक के टायर को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए कितना केजीज रबर लगता है? 10 केजीज, राइट। तो क्योंकि हमें 2,10,000 टायर्स प्रोड्यूस करने हैं और हर टायर को प्रोड्यूस करने में कितना केजी रबर लगता है? 10 केजीज। तो 2,10,000 यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय 10 केजीज इज इक्वल टू कितना आता है? 21 लाख केजीज हमें रबर खरीदना पड़ेगा। 21 लाख केजीज गलत जवाब, क्योंकि जिस तरीके से फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हमारे यहाँ पर रखी हुई है, उसी तरीके से दोस्तों हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल की भी तो कुछ इन्वेंट्री रखी हुई होगी, और जितनी इन्वेंट्री रखी हुई है टू दैट एक्सटेंट हमें कम परचेज करना पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों अब हम कैंटीन जाने की बजाय, भूख तो लगी है लेकिन कैंटीन जाने की बजाय दोस्तों अब हम कहाँ पर जा रहे हैं? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री स्टोर में हम जा रहे हैं। हम गए रॉ मटेरियल इन्वेंट्री स्टोर, ये था वेयर हाउस, और इस वेयर हाउस में हमने देखा कि अरे बाप रे, काफी सारा रबर और काफी सारा कार्बन ब्लैक यहाँ पर रखा हुआ है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। काफ़ी सारा रबर और काफ़ी सारा कार्बन ब्लैक यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है। जो ऑलरेडी रखा हुआ है वो हमारे लिए बजट बनाते वक्त क्या हो जाएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री। ओके, तो दोस्तों वहाँ पर हम गए रॉ मटेरियल स्टोर में और उनसे जाकर पूछा कि भाई ये जो कितना सारा रबर रखा हुआ है, आखिर कितना केजीज रबर रखा हुआ है? सो ही सेड 1 लाख केजीज हमारे पास रबर रखा हुआ है, और कार्बन ब्लैक हमारे पास रखा हुआ है 25,000 केजीज। ओके, तो दोस्तों अब जो रिक्वायरमेंट आएगी, मतलब जो हम परचेज बजट जब बनाएंगे और परचेज डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि आपको कितना रबर खरीदना है, तो कितना रबर खरीदना है ये डिटरमिन करते वक्त हम ओपनिंग इन्वेंट्री जो ऑलरेडी रखी हुई है उसे हम माइनस कर देंगे, है ना। लेकिन क्या जो हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री रखनी है उसे हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री मेंटेन करने का मन है 1,25,000 केजीज, और कार्बन ब्लैक हमें मेंटेन करने का मन है लेट्स से 50,000 केजीज। ओके, मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पर ना, लेट्स से मैनेजमेंट ने कहा है कि आपको मिस्टर सी थोड़ी सी इन्वेंट्री अब ज़्यादा रखनी पड़ेगी, राइट। जैसे कोरोना वायरस में हुआ है कि हमें पता चला है कि अचानक से दुनिया बंद हो जाती है, चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है, तो नाउ वी हैव डिसाइडेड टू मेंटेन हाई लेवल्स ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री सो दैट अवर प्रोडक्शन डज नॉट stall because of such unprecedented, unanticipated events. Okay, तो दोस्तों ये हमने रॉ मटेरियल की यहाँ पर इन्वेंट्री लिख लिया। अब एक शानदार एग्जाम्पल दोस्तों हमारी आंखों के सामने तैयार है, बस जिसे हमें यहाँ पर क्रैक करना है ना। तो इनकेस अगर आपने एग्जाम्पल अभी तक नोट नहीं किया है तो ये सही वक्त है आप इस एग्जाम्पल को दोस्तों नोट कर लें। ओके हाँ जी, एज्यूमिंग कि आपने एग्जाम्पल नोट कर लिया है दोस्तों, अब हम इसे सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। ओके, सॉल्व तो करना पड़ेगा वैसे। आप समझ रहे हो क्या? अगर आपने सिर्फ ये एग्जाम्पल सीख लिया ना तो आप मुझसे लिखवा लो कि ये एग्जाम्पल सीख लिया तो आपका बजट चैप्टर रफली 60% तो बजट चैप्टर ही हमारा फिनिश हो गया जस्ट विद दिस वन एग्जाम्पल। ओके दोस्तों, सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम बनाएंगे फंक्शनल बजट। दोस्तों फंक्शनल बजट पहले परचेज का बनाएं या पहले बनेगा तो सेल्स का ही? पहले बनेगा तो सेल्स का ही, राइट। ओके चलिए दोस्तों, तो सेल्स बजट इज़ वेरी इजी एक्चुअली। सेल्स बजट तो मतलब यूं ही बन जाएगा, उसमें हमें एक्चुअली कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। ओके सबसे पहले अब हम बना रहे हैं सेल्स बजट। ओके सेल्स बजट ना बहुत आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। सेल्स बजट में सिंपल हम लिख देंगे कि हम कौन कौन सा टायर कितना कितना सेल करने वाले हैं और कितना कितना रेवेन्यू उसमें जनरेट होगा, राइट। सो इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी एक्चुअली। तो दोस्तों हमारे दो तरह के प्रोडक्ट्स थे, है ना, बोलते जाओ कौन कौन से थे दो तरह के प्रोडक्ट्स। एक तो था ट्रक टायर्स, ओके,
दूसरा था कार टायर्स। ओके, अब हम यहाँ पर लिख लेंगे कि आखिर हम कितनी यूनिट्स इसकी सेल करने वाले हैं। ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स, हाँ जी, तो वो कितना कितना था यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना, 2 लाख यूनिट्स था और 3,50,000 यूनिट्स था, है ना। ये आ जाएगा 2 लाख यूनिट्स और ये आ जाएगा 3,50,000 यूनिट्स। ओके, उसकी दोस्तों हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिख लेंगे ताकि हम सेल्स रेवेन्यू इजीली निकाल पाएँ। ओके, तो दोस्तों सेलिंग प्राइस यहाँ पर दिख रही है मुझे 2,000 और 1,500 रुपीज़, 2,000 एंड रुपीज़ 1,500, तो ये आ जाएगा हमारा सेल्स रेवेन्यू। ओके, कैलकुलेटर चलाएं और आप मुझे आंसर बताएं कि आखिर कितना आ जाएगा। ओके, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना कर लेंगे हम, 2,000, यानी कि हो जाएगा, अरे बाप रे, इस नंबर को पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है दोस्तों। तो फिर भी यार बताओ ये कितना क्या हो रहा है। हम एक काम करें, इसको रुपीज़ इन लैक्स लिख लें। ओके, तो दोस्तों ये हो जाएगा 4,000 लैक्स, ठीक है, ये हो जाएगा 4,000 लैक्स। वो जो कैलकुलेटर में नंबर आ रहा है आपसे 1 लाख से डिवाइड कर लीजिए, यू विड गेट दिस नंबर 4,000 लैक्स। ओके, उसी तरीके से दोस्तों कार के केस में 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1,500 और जो भी नंबर आया 50 to 50 उसे आप 1 लाख से डिवाइड कर लें तो वो अमाउंट क्या लैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा दोस्तों 5,250 लैक्स। बड़ी कंपनी में दोस्तों हमारी जॉब लगी है, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। 4,000 लैक्स का टर्नओवर हो रहा है और 5,250 लैक्स का यहाँ पर टर्नओवर हो रहा है, राइट। नाउ वी आर क्लोजिंग डाउन अवर सेल्स बजट। सेल्स बजट यहीं पर ही हमारा क्लोज डाउन हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला बजट शुरू करते हैं। अगला बजट है हमारा प्रोडक्शन बजट। ओके, सो प्रोडक्शन बजट में भी दोस्तों हम दो तरह के टायर्स प्रोड्यूस करेंगे। एक हम प्रोड्यूस करेंगे ट्रक टायर्स और दूसरे हम प्रोड्यूस करेंगे कार टायर्स। ओके, हाँ जी, तो दोस्तों यहाँ पर जो हम प्रोडक्शन करेंगे हमें सबसे पहले निकालना होगा कि आखिर हम कितने ट्रक के टायर्स प्रोड्यूस करेंगे और कितने हम कार के टायर्स प्रोड्यूस करेंगे, है ना। कितने प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले देख लेंगे कि आखिर हमारा सेल्स कितना होने वाला है। तो दोस्तों सेल्स ट्रक का टायर का कितना होने वाला है, 2 लाख यूनिट्स, और कार के टायर का कितना सेल्स होने वाला है, 3,50,000 यूनिट्स। हाँ जी, ओपनिंग हम प्लस करेंगे, ओपनिंग माइनस करेंगे, माइनस, क्योंकि जितना ओपनिंग रखा हुआ है उतना तो प्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो हम दोस्तों यहाँ पर लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, राइट। ओके, तो दोस्तों ट्रक के टायर कितने रखे हुए ज़रा गौर फरमाएं यहाँ पर। तो ट्रक के टायर यहाँ पर रखे हुए हैं 10,000 और कार के टायर रखे हुए कितने, 50,000। ओके, हाँ जी, तो 10,000 और 50,000 हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, है ना। 10,000 और 50,000 हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। ओके, लेकिन जितना हमें क्लोजिंग में रखना है उतना तो हमें प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, प्रोडक्शन करवाना ही पड़ेगा, तो उसको हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। ओके दोस्तों, देखते हैं आखिर क्लोजिंग में कितने हमें टायर्स चाहिए थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 20,000 टायर्स चाहिए और यहाँ पर हमें 30,000 टायर्स चाहिए ना। ये 20,000 और 30,000 हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, 20,000 और 30,000, ठीक है। इससे ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा बजटेड प्रोडक्शन। ओके, तो दोस्तों ये बजटेड प्रोडक्शन आ जाता है 2,10,000 यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाता है 3,30,000 आ जाता है हमारा बजटेड प्रोडक्शन। ओके दोस्तों, ये हमने प्रोडक्शन बजट बना लिया है ना कि हमें इतना इतना प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन बजट के साथ साथ हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल के रिक्वायरमेंट में भी निकालेंगे कि आखिर इसे प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की आखिर कितनी रिक्वायरमेंट है ना। तो इसी में ही कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। तो दोस्तों हम इसी में ही कंटिन्यू कर रहे हैं और लिख रहे हैं हम रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट। मतलब ये एक तरीके से रॉ मटेरियल का कंजम्पशन हमें बताएगा, है ना।
रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट भी लिख सकते हैं और रॉ मटेरियल कंजम्पशन भी लिख सकते हैं कि आखिर हमें कितना रॉ मटेरियल का कंजम्पशन करना होगा। ओके, तो दोस्तों दो तरह का रॉ मटेरियल लगता था हमें, है ना। कौन कौन सा था वो दो तरह का? एक तो था रबर और दूसरा था कार्बन ब्लैक। ओके, तो दोस्तों हाँ देखिए ज़रा रबर कितना क्या लगता था। तो दोस्तों यहाँ पर रबर हमें ट्रक के टायर को बनाने में कितना केजीज लगता था? 10। और कार्बन कितना लगता था? 3। ओके, 10 और 3, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले रबर के लिए लिख लेते हैं। रबर लगता है हमें 10 केजीज, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। और कार्बन ब्लैक लगता है 3 केजीज। ओके, हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, इस 10,000 केजीज को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? जो 2,10,000 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करनी है उससे, राइट। और उसी तरीके से जो 3 केजीज हैं जो कार्बन ब्लैक के लिखे हुए हैं उसे हम मल्टीप्लाई उसी से ही कर देंगे 2,10,000 यूनिट से। तो ये आ जाएगा कि आखिर हमें कितना कितना रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो करेंगे दोस्तों 10 केजीज इंटू 2,10,000 यानी कितना होता है? 21 लाख केजीज। ये कंजम्पशन है ना, कि हम इतना कंज्यूम करेंगे। ओके, रबर। और हम कितना कार्बन ब्लैक कंज्यूम करने वाले हैं? 6,30,000 केजीज हम कंज्यूम करने वाले हैं। ओके, उसी तरीके से दोस्तों अब आप एक काम करें, कार के लिए भी देख लेंगे कितना कितना रबर लगता है और कितना कितना कार्बन ब्लैक लगता है। हाँ जी, तो कार का टायर बनाने में 5 लगता है रबर और 2 लगता है कार्बन। ओके, 5 और 2। ओके, 5 केजीज मल्टीप्लाई बाय हम कितनी यूनिट्स बनाने वाले हैं कार की? कार के टायर्स की 3,30,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3,30,000 यहाँ पर जो हम बनाने वाले हैं, उसमें हर यूनिट को बनाने में हमें 5 केजीज लगता है रबर, और 3,30,000 को हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, ओके, करेंगे दोस्तों इसे मल्टीप्लाई और बताएंगे मुझे जवाब। 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 16,50,000। 16,50,000 केजीज दोस्तों हमें यहाँ पर रबर लगेगा। ओके, और 3,30,000 इंटू 2 यानी कितना होता है? 6,60,000 केजीज हमें लगेगा कार्बन ब्लैक। ओके दोस्तों, अपने जनरल नॉलेज से एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसका सही जवाब देंगे। 21 लाख प्लस 6,30,000। नहीं, अब ये ऐसे वर्टिकली ऐड नहीं होगा, राइट। यहाँ पर हमें ऐड कैसे करना पड़ेगा? जैसे हॉरिजेंटली ऐड करना पड़ेगा। अगर हम इन दो नंबर को ऐड कर लेंगे, किन दो नंबर में फिर से टिक लगा रहा हूँ, 21 लाख और 16,50,000, अगर हम इन दो नंबर को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ रबर। और अगर हम दोस्तों यहाँ पर 6,30,000 और 6,60,000 इन्हें ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन ब्लैक। ठीक है, ओके। तो दोस्तों उसके लिए ना हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम यहाँ पर ही जगह हो तो हम यहाँ पर टोटल लगा सकते हैं, टोटल का कॉलम बना सकते हैं। इनकेस अगर यहाँ पर जगह नहीं हो तो हम जब हमारा परचेज बजट बनाएंगे ना तब हम इसका टोटल लगा लेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, ये आ गई है रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट, है ना। ओके, अभी के लिए मैं यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम हम देंगे टोटल का कॉलम, है ना। और हम यहाँ पर टोटल लगाएंगे 21 लाख और 16,50,000। ठीक है, 21 प्लस 16,50,000 ये होता है 37,50,000 केजीज हमें लगेगा टोटल रबर। और 6,30,000 प्लस 6,60,000 यानी कि हो जाएगा 12,90,000 केजीज हमें लगेगा कार्बन ब्लैक। ओके, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका मेरा पहले ही डिस्कशन हो चुका है कि जितना लगेगा उतना हमें खरीदने की जरूरत नहीं, उसमें रॉ मटेरियल कितना रखा हुआ है, कितना आगे हमें चाहिए, उसका हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, रॉ मटेरियल के रिक्वायरमेंट के साथ साथ हमें यहाँ पर प्रोडक्शन बजट में अब अगला किसका इफेक्ट देना पड़ेगा? हमें लेबर का, राइट। ओके, कि आखिर लेबर की कितनी कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों दो जाति का लेबर हमारे यहाँ पर काम करता है,
एक है ग्रेड 1 और दूसरा है ग्रेड 2। ओके, हाँ जी, ग्रेड 1 लेबर आखिर हमें कितना लगता है वो अब हम देखते हैं। ओके, तो ग्रेड 1 लेबर दोस्तों हमें लगता है 2 आवर्स और 5 आवर्स, ठीक है। ग्रेड 1 और 2 लगता है 2 आवर्स और 5 आवर्स, ठीक है। ट्रक में, ट्रक के टायर्स में 2 आवर्स एंड 5 आवर्स लिख लेते हैं हम यहाँ पर, 2 आवर्स एंड 5 आवर्स, ओके, है ना। और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जितना हमें प्रोडक्शन करना है। तो दोस्तों हमें कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, 2,10,000 यूनिट्स हमें ट्रक के टायर्स की प्रोड्यूस करनी है, 2,10,000। ओके, उसी तरीके से अभी कैलकुलेटर बाद में चला लेंगे, पहले ही लिख लेते हैं कि अब कार के टायर का आखिर कितना कितना आवर लगेगा। तो कार के टायर को बनाने में 1 आवर लगेगा और 3 आवर्स लगेंगे, राइट। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 1 आवर और 3 आवर्स, ठीक है, 1 आवर एंड देन 3 आवर्स मल्टीप्लाई बाय कार के टायर कितने प्रोड्यूस करने हैं, 3,30,000 यूनिट्स, और नीचे भी आ जाएगा यहाँ पर 3,30,000 यूनिट्स। ओके, हाँ जी, कैलकुलेटर चलाएं और अपने अपने जवाब यहाँ पर दर्ज कराएं। 4,20,000 आवर्स आ जाएगा यहाँ पर। ओके, ये आ जाएगा 10,50,000 आवर्स आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा 3,30,000 आवर्स, और ये आ जाएगा 9,90,000 आवर्स। ओके, इसका भी दोस्तों जो टोटल लगाएंगे वो हम कैसा लगाएंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टोटल लगाएंगे, ताकि पता चल जाएगी टोटल ग्रेड 1 के लेबर के आखिर कितने रिक्वायरमेंट है। 4,20,000 प्लस 3,30,000, यानी कि दोस्तों ये आता है 7,50,000 आवर्स। ओके, हाँ जी, उसी तरीके से यहाँ पर भी टोटल लगा ले, 10,50,000 प्लस 9,90,000, ये होता है 20,40,000 आवर्स। ओके, आपको बताइए दोस्तों इसका क्या यूज़ होता है। ये जो हमने नंबर निकाला है ना 7,50,000, आप जानते हैं इसका क्या यूज़ होता है। इससे नेक्स्ट ईयर की ना प्लानिंग हो जाती है कि नेक्स्ट ईयर में अच्छा हमें 7,50,000 आवर्स काम करवाना है। तो 7,50,000 आवर्स काम करवाने के लिए आखिर टोटल कितने लेबर की ज़रूरत है, जितने लेबर की ज़रूरत है क्या उतने हमारी कंपनी में है। ओ देयर इज़ अ शॉर्ट फॉल, तो फिर वो जो डिफरेंस नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं उन्हें रिक्रूटमेंट की प्रोसेस पर्सनल डिपार्टमेंट शुरू कर देता है, ताकि प्रोडक्शन अनइंटरप्टेड मैनर में कंटिन्यू हो पाए। ओके दोस्तों, ये हमने यहाँ पर लेबर का बजट बना लिया, राइट। इसी के साथ दोस्तों ये हमारा जो प्रोडक्शन बजट होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, राइट। ओके, अब यहाँ पर हमने दो चीज़ों को पर इंटेंशनली स्किप किया है, एक तो वेरिएबल ओवरहेड्स, दूसरा फिक्स ओवरहेड्स। हम चाहते तो यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड्स का भी हम बना सकते हैं कि आखिर कितने रुपए के वेरिएबल ओवरहेड्स लगेंगे, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, डायरेक्टली हमारे मास्टर बजट में ही ले लेंगे, ठीक है। ओके, हाँ जी, तो ये दोस्तों हमने दो चीजें कंप्लीट करी, एक तो हमने सेल्स बजट बना लिया और दूसरा हमने प्रोडक्शन बजट बना लिया, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज बजट बनाना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों अब हम बना रहे हैं परचेज बजट, आएंगे परचेज बजट पर। ओके, यहां से बनाते हैं नए पेज से। परचेज बजट में दोस्तों हम यहां पर कॉलम लिख लेंगे पर्टिकुलर्स, है ना। पर्टिकुलर्स का कॉलम लिखने के बाद यहां पर कॉलम लिखेंगे हम ट्रक के टायर का, और यहां लिखेंगे कार के, नहीं राइट, यहां पर जो हम परचेज करेंगे वो ट्रक के टायर कार के टायर थोड़ी ना परचेज करेंगे, है ना। यहां पर दोस्तों जो कॉलम बनेंगे वो कौन से बनेंगे, बच्चा समझ रहा है। यहां पर कॉलम बनेंगे एक तो रबर का, कि आखिर रबर कितना परचेज करना है, और दूसरा कॉलम बनेगा यहाँ पर कार्बन ब्लैक का, ठीक है। ओके, हाँ जी, तो परचेज कितना करना है उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि आखिर रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल के कंजम्पशन की आखिर रिक्वायरमेंट कितनी है।
क्योंकि जितना कंज्यूम करना है, नॉर्मली जितना कंज्यूम करना है उतना परचेज करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि हमारे केस में स्टॉक रखा हुआ है तो जितना रखा हुआ है टू दैट एक्सटेंट हमें कम परचेज करना पड़ेगा, लेकिन जितना हमें एट द एंड ऑफ द ईयर रखा हुआ चाहिए यानी क्लोजिंग इन्वेंटरी रॉ मटेरियल की चाहिए, टू दैट एक्सटेंट हमें थोड़ा ज्यादा परचेज करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये दो नंबर्स कॉपी कर लेते हैं, 3750 and 1290. Okay, 3750 and 1290. $37.50 and $12.90। तो रबर हमें खरीदना है 37.50 और 12.90। तो ये आ जाएगी रॉ मटेरियल कंजम्पशन या फिर रॉ मटेरियल कंजम्पशन रिक्वायरमेंट कि भाई हमें तो इतना कंज्यूम करना है, लेकिन जो कंज्यूम करना है उसमें से कुछ तो हमारे पास ओपनिंग में रखा हुआ है, तो एक काम करो फिर जो रखा हुआ है उतना मत खरीदना। जो रखा हुआ है फिर उतना तो रखा हुआ ही है ना हमारे पास। ओके, तो लेस कर देंगे हम ओपनिंग स्टॉक। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक दोस्तों कितना है हमारे पास रखा हुआ? ओपनिंग स्टॉक हमारे पास रबर का रखा हुआ है 1 लाख और कार्बन ब्लैक रखा हुआ है 25,000। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 लाख और 25,000 को माइनस कर देंगे, ठीक है। ओके, लेकिन जितना हमें चाहिए, राइट, कितना हमें चाहिए दोस्तों, रखा हुआ हमें कितना चाहिए, 2 लाख चाहिए और 50,000 चाहिए, राइट। तो जितना हमें चाहिए उतना हम नीचे प्लस कर देंगे कि इतना तो फिर हमें चाहिए, तो इतना एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा, है ना। ओके, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये कौन सा है? जो बजट पीरियड के बिगिनिंग का क्लोजिंग है ये वो है, या जो बजट पीरियड के एंड में हमें क्लोजिंग, जो बजट पीरियड के एंड में हमें क्लोजिंग चाहिए, है ना। ओके, तो 2 लाख आ रहा है और ये कितना आ रहा है 50,000। ओके, 2 लाख आ जाएगा और ये आ जाएगा 50,000, है ना। चलो दोस्तों फटाफट कैलकुलेटर का कमाल दिखाएं। 37,50,000 माइनस 1 लाख और प्लस 2 लाख, यानी ये हो जाएगा 38,50,000। ओके, और उसी तरीके से 12,90,000 माइनस 25,000 प्लस 50,000, यानी कि हो जाएगा 13,15,000। हाँ, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा रॉ मटेरियल का बजटेड परचेस। लेकिन ये जो हमने निकाला है ये अभी हमने कैसा निकाला है, इन क्वांटिटी, कि आखिर कितनी क्वांटिटी परचेस करनी है। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, हमसे पूछता है कि क्वांटिटी में भी बताएं और वैल्यू में भी बताएं, ठीक है। इनकेस क्वेश्चन नहीं पूछे लेकिन उन्होंने आपको रॉ मटेरियल की परचेस प्राइस दे रखी, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे यूज करें और उन्हें यह भी बताएं कि आखिर कितने रुपए हमारा परचेज बजट बनेगा। ओके, तो दोस्तों ये है 50 रुपीज और ये है 80 रुपीज हमारी परचेज प्राइस आ जाएगी, है ना। तो दोस्तों 50 रुपीज़ और 80 रुपीज़ आती है हमारी परचेज प्राइस, इसका भी हम इफेक्ट यहाँ पर दे देंगे। ओके, है ना, 50 रुपीज़ पर केजी है और 80 रुपीज़ पर केजी है। ओके, ये आ जाएगी हमारी परचेज प्राइस पर केजी, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा टोटल परचेज कॉस्ट। कैलकुलेटर चलाएंगे दोस्तों और जवाब बताएंगे कि आखिर कितना आता है। तो 38,50,000 मल्टीप्लाई बाय 50, अरे बाप रे, एक बहुत बड़ा नंबर आ गया, उसे 1 लाख से डिवाइड करें, ये आता है 1925 लैक्स। 1925 लाख रुपीज़ हमारा परचेज कॉस्ट आएगा, है ना। अच्छा, एक बात मैं आपको अभी बता दूं कि जब हम मास्टर बजट बनाएंगे तो हम परचेज कॉस्ट को माइनस नहीं करेंगे, हम तो जितना कंज्यूम करेंगे ना हम उससे माइनस करेंगे, ठीक है। दो अप्रोचेस, या तो जितना कंज्यूम करने वाला उसका पैसा निकाल लो और कर दो माइनस प्रॉफिट निकालते वक्त, या फिर आप ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को लो, उसके अंदर परचेज की वैग की कॉस्ट को जोड़ो और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को माइनस कर दो, तो भी कंजम्पशन आ जाएगा ना। 11वीं 12वीं का कॉन्सेप्ट है। ओके, 13,15,000 मल्टीप्लाई बाय 80 रुपीज़, ठीक है।
और जो आया उसे हम 1 लाख से डिवाइड कर लें, 1052 लैक्स आ रहा है यहाँ पर। ओके 1052 लैक्स आ रहा है यहाँ पर। ये आता है हमारा टोटल परचेज बजट। ठीक है, ये हमने यहाँ पर दोस्तों परचेज बजट कंप्लीट किया। ठीक है, इसी के साथ ही हमारे सारे के सारे फंक्शनल बजट्स कंप्लीट होते हैं दोस्तों। पिक्चर अभी बाकी है, अब हमें बनाना होगा यहाँ पर मास्टर बजट। ओके, जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर ये मास्टर बजट बना लेंगे, राइट, मास्टर बजट वुड एक्चुअली शो यू हाउ मच इज योर बजटेड सेल्स, हाउ मच इज योर बजटेड कॉस्ट, एंड देन इट विल गिव यू बजटेड प्रॉफिट्स। ओके, नाउ लेट अस कम ऑन टू मास्टर बजट। ओके, मास्टर बजट में दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स। अगर किसी तरीके का कोई कंप्यूटेशन इन्वॉल्व होगा तो उसे हम यहाँ पर कर लेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों अमाउंट का कॉलम। ठीक है, ओके, हाँ जी। मास्टर बजट में दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। ओके, सेल्स में दोस्तों हमारा दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं। एक तो है ट्रक के टायर्स और दूसरे हैं कार के टायर्स, है ना। ओके, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर मास्टर बजट बनाते वक्त हम चाहते तो यहाँ पर ना इसे प्रोडक्ट वाइज भी बना सकते थे। हम इसे प्रोडक्ट वाइज बना लें तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा, हमें प्रोडक्ट वाइज दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी, कंट्रीब्यूशन एट्सेट्रा पता करने को मिल जाएगा। है, तो मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आप भी प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों हो सकता है अगर आपने लिख लिया हो तो आपको कट करके वापस से बनाना पड़े, है ना, क्योंकि आपके पास मेरे जैसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, हम लिख रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स। एक तो आ जाएंगे ट्रक टायर्स, दूसरा आ जाएगा कार टायर्स, है ना। अब फिर कंप्यूटेशन के हम कॉलम नहीं बना रहे, हम चाहते तो इसके अंदर भी बाइफर्केशन कर सकते हैं, लेकिन अब अगर कोई कंप्यूटेशन आएगा तो हम नीचे ही ब्रैकेट बनाकर कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पर लिख रहे हैं टोटल। ठीक है, चलिए दोस्तों, सेल्स हम लिख रहे हैं यहाँ पर। एक काम करो, थोड़ा सा यहाँ पर इसे डिटेल में बनाते हैं। सबसे पहले हम सेल्स इन यूनिट्स लिख लेते हैं। कुछ नहीं करना है दोस्तों, यूजुअली अब हमें यहाँ पर नंबर कॉपी पेस्ट ही करने हैं। ओके, तो सेल्स हमारा आ जाता है 2 लाख यूनिट्स आता है ट्रक के टायर का, और 3,50,000 आ जाता है कार के टायर का। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2,50,000 एंड 2 लाख और 3,50,000। ओके, ये आ जाता है 2 लाख और ये आता है 3,50,000। हम चाहें तो यहाँ पर टोटल लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट ही कौन से टायर है ना। यही अगर दो अलग अलग प्रोडक्ट होते, एक होते ट्रक के टायर और दूसरा होता कोई सा लेट से कि हम ट्रक का इंजन बना रहे, तो हम टायर्स प्लस इंजन नहीं कर सकते। बट क्योंकि कैटेगरी सेम है तो फिर हम यहाँ पर इसे सम अप करके लिख सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम इसके बाद लिखते हैं यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू, है ना, कि आखिर हमारा कितना रेवेन्यू होने वाला है। तो दोस्तों सेल्स रेवेन्यू हमने सेल्स बजट बनाया ही था, उससे उठा लेंगे। हाँ जी, सेल्स रेवेन्यू हमारा कितना कितना आपको नज़र आ रहा है, 4,000 लैक्स और 5250 लैक्स। ठीक है, ओके, 4,000 एंड 5250, है ना, 4,05250। और ऊपर हम यहाँ पर लिख देते हैं अमाउंट इन लैक्स की। हम जो अमाउंट लिख रहे हैं वो कैसे बातें हो रही है, यहाँ पर लाखों में बातें हो रही है, सभी ध्यान दें। तो ये आ जाता है 9250। ठीक है, ये आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर कितना, 9250। ठीक है, ओके। सेल्स रेवेन्यू के बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर लेस करेंगे कॉस्ट। ठीक है, तो आई एम प्लानिंग कि हम सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ पर लेस करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अब दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम वेरिएबल कॉस्ट में जब मटेरियल की कॉस्ट लें तो या तो हम मटेरियल का जो हमने परचेज बजट बनाया है वो लेने पर, आपको पता होगा कि प्रॉफिट निकालते वक्त परचेज कॉस्ट माइनस नहीं होती। अगर आप परचेज लेना चाहते हो तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग का भी इफेक्ट देना पड़ता है।
ऑल्टरनेटिवली आप परचेज बजट को साइड में रखो और आप सिंपली ये देख लो कि मैंने कितना रॉ मटेरियल कंजम्पशन करना है और जो कंजम्पशन करना है वो आखिर कितने रुपए का आएगा। दोनों में से आप कुछ भी कर लो, दुनिया गोल है, फाइनल आंसर यहाँ पर बजटेड प्रॉफिट सी में आएगा। भाई आप ओपनिंग प्लस करोगे, प्लस परचेज करोगे और लेस क्लोजिंग करोगे तो भी रॉ मटेरियल का कंजम्पशन ही आएगा। और ऑल्टरनेटिवली आप डायरेक्टली ही रॉ मटेरियल का कंजम्पशन ले सकते हो। मैं यहाँ पर डायरेक्टली रॉ मटेरियल का कंजम्पशन ले रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दो तरह के रॉ मटेरियल लगेंगे, है ना। एक तो हमें लगेगा यहाँ पर रबर और दूसरा हमें लगेगा यहाँ पर कार्बन ब्लैक। ओके, हाँ जी। तो दोनों का हम कंजम्पशन देखते हैं कि आखिर हमने कंजम्पशन कितना लिखा था, वो प्रोडक्शन में जाकर आपको मिलेगा, है ना। तो प्रोडक्शन में हमने देखा था कि हम कितना कंज्यूम करने वाले हैं, 3750 और 1290, ठीक है। ये हम कंज्यूम करने वाले थे जो हमें प्रोडक्शन करना है उसके लिए। ओके, 3750 और 1290, है ना। $3750 और 12 गलत हो जाएगा, है ना। हियर इज द कैच। देखो यहाँ पर दोस्तों जो 3750 है ना, बजट बनाने में क्या थोड़ा सा कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों ये जो 3750 लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके, वो किसके लिए लिखा हुआ है? प्रोडक्शन के लिए लिखा हुआ है कि हम कितना प्रोडक्शन करने वाले हैं। कितना प्रोडक्शन करने वाले? 2 लाख। लेकिन जो हम सेल करने वाले हैं वो तो सिर्फ कितना है? 2 लाख। प्रोडक्शन करने वाले 210 और सेल कितना करने वाले हैं? 2 लाख, राइट। आपने दोस्तों बचपन में 11-12 में मैचिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिसमें बताते हैं कि जो आपने सेल किया है ना, जिसके लिए आपको सेल रेवेन्यू मिला है, बस आपको उसके लिए ही कॉस्ट लेनी है, राइट। तो जो हम यहाँ पर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट लेंगे वो हम 2,10,000 ले सकते हैं या फिर 2,10,000 हम नहीं ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम 2,10,000 के लिए जो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन निकाला है ना, वो हम मास्टर बजट बनाते वक्त नहीं ले सकते हैं, राइट। क्योंकि मास्टर बजट के अंदर आ रहा है रेवेन्यू, एंड रेवेन्यू इज फॉर 2,10,000 यूनिट्स और इट इज जस्ट फॉर 2 लाख यूनिट्स। इट इज फॉर 2 लाख यूनिट्स, राइट। सो यू गॉट टू टेक cost that matches with the sales revenue of those 2 lakh units. So we will take cost only for 2 lakh units, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे कि सर प्रोडक्शन तो हम 2,10,000 करने वाले, तो एक्स्ट्रा 10,000 यूनिट्स भी तो प्रोड्यूस करेंगे, उसके भी तो पैसे लगेंगे। हाँ, उसके जो पैसे लगेंगे वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर चले जाएंगे। तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो परचेज या प्रोडक्शन आप पूरे 2,10,000 का लोगे, लेकिन एक्स्ट्रा 10,000 यूनिट्स कहाँ चल जाएगी? क्लोजिंग में। तो नेट बेसिस पर जो इम्पैक्ट आता है डेबिट साइड में वो सिर्फ कितने का आएगा? 2 लाख का आएगा। तो हम डायरेक्टली ही सेल्स के करस्पॉन्डिंग ही रॉ मटेरियल का कंजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली आप ओपनिंग क्लोजिंग के एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, बट बिकॉज इट मेक्स थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो द बेटर अप्रोच इन द एग्जाम इज टू टेक consumption directly corresponding to your sales. Okay, तो दोस्तों थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अब जिंदगी में। हाँ जी, यहाँ पर ये नहीं चलेगा, ये जो डायरेक्टली कॉपी करने वाला फंडा नहीं चलेगा, है ना। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, राइट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर मिस्टेक कर ली आपका मास्टर बजट गलत बन जाएगा। ओके, तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर आप मुझे करवाओ ना कि कितना कितना क्या हमें रबर लगता है। हाँ जी, तो यहाँ पर दोस्तों हमें कितना कितना रबर लगता है, ये यहाँ पर हमने देखा था ना कि ये ओके। तो दोस्तों ट्रक में लगता है 10 और 3, है ना। ट्रक के टायर्स में लगता है कितना? 10 और 3। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और 3, ठीक है। 10 kg लगता है रबर हर एक ट्रक के टायर में, और हम कितने ट्रक के टायर बेचने वाले हैं? 2 लाख हम बेचने वाले हैं, ठीक है। ओके, और 3 लाख kg को भी मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे हम? 2 लाख kg से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ओके, और यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर कितना कितना लगता है? 5 kg और 2 kg लगता है रबर और कार्बन, 5 और 2, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 5 kg और 2 kg, हाँ।
ओके 5 kgs को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3,50,000 से, और यहाँ पर भी आ जाएगा 3,50,000। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो मैं डायरेक्ट वाली अप्रोच से आपको करवा रहा हूँ, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली भाई जितनी यूनिट्स बेची है हम तो उतनी यूनिट्स का ही देख लेते हैं कि कितना कंजम्पशन होने वाला है और किस रेट पर कंजम्पशन होने वाला है, हम यहाँ पर ना डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने वाले हैं, राइट। ओके, ये डायरेक्ट वाली अप्रोच दोस्तों तभी चल सकती है जब आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन उसी रेट पर किया हो जिस रेट पर इस बार हम परचेज करने वाले हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अलग रेट पर है, मतलब पुराना वाला स्टॉक अलग भाव का है और करंट परचेज अलग भाव के हैं, तो फिर आपको यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग स्टाइल से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, क्योंकि हमारे केस में यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री का कोई रेट नहीं दिया था, तो हम सिंपल अज्यूम कर लेंगे कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री का रेट है वो वही है जिस पर हम अभी खरीदने वाले हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमें रबर का और कार्बन ब्लैक का परचेज प्राइस कितना कितना दे रखा है। यहाँ पर रबर का और कार्बन ब्लैक का परचेज प्राइस दे रखा है 50 और 80। ओके, तो आते हैं दोस्तों 50 रुपीज़ पर केजी और 80 रुपीज़ पर केजी का यहाँ पर हम इफेक्ट देते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पर ₹50 पर केजी एंड ₹80 पर केजी। ओके, इंटू ₹50 पर केजी इंटू ₹80 पर केजी। हाँ जी, कैलकुलेटर चलाएंगे और अब बताएंगे कि कितना कितना आता है। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज़, जो आया उसे हम 1 लाख से डिवाइड कर ली, विल गेट द अमाउंट इन लैक्स। ये आता है दोस्तों 1000 लैक्स। ओके, फिर उसके बाद नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 80, जो आया उसे आप 1 लाख से डिवाइड कर लीजिए, इट कम्स टू 480 लैक्स रुपीज़। ओके, इसके पड़ोस में दोस्तों 5 मल्टीप्लाई बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 50, ये आता है 875 लैक्स। ओके, फिर आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 80, तो ये आता है 560 लैक्स, ठीक है। ओके, इन्हें आप दोस्तों यहाँ पर हॉरिजेंटली प्लस कर लीजिए, यानी कि 1000 प्लस 875 इज 1875 एंड 480 प्लस 560 इज 1040, ठीक है। ओके, ये आता है हमारा टोटल रॉ मटेरियल का खर्चा, है ना। ओके, आपके मन में सवाल आ सकता है, सर अगर इस क्वेश्चन में ओपनिंग का अगर प्राइस थोड़ा सा अलग होता तो फिर हम क्या करते हैं। वैसे तो हम इसे ज़्यादा डिटेल में जब क्वेश्चन करेंगे तो कवर करेंगे ही करेंगे। इन केस फिर भी जस्ट टू आंसर योर डाउट, व्हाट वी वुड सिंपली डू इज कि ओपनिंग का उन्होंने क्वांटिटी दे रखा है कि कितना ओपनिंग का हमारे पास ट्रक का इन्वेंट्री रखा हुआ है और कार के टायर्स का इन्वेंट्री रखा हुआ है, राइट। जो ओपनिंग है उसमें इस बार का जो एक्सपेंसेस है वो ऐड कर देंगे और जो क्लोजिंग की वैल्यूज है वो हम लेस कर देंगे, तो इस बार के पीरियड का हमारा खर्चा आ जाएगा। सो इट इज जस्ट लाइक हाउ यू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट्स, राइट। ओके, अधिक जानकारी के लिए दोस्तों हम क्वेश्चंस में मिलेंगे। ओके, मटेरियल के बाद अब हम आते हैं, है ना, ये तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो लेट्स कीप इट सिंपल। ओके, अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर कहाँ आ जाएंगे, लेबर में, है ना। लेबर के केस में हमारे यहाँ पर दो जाति का लेबर काम करता है क्या, यस। एक है दोस्तों ग्रेड 1 और दूसरा है ग्रेड 2, ठीक है। एक हो जाएगा ग्रेड 1, दूसरा हो जाएगा ग्रेड 2, है ना। उसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन बजट में लिखा था, हाँ जी। तो दोस्तों ग्रेड 1 लेबर कितना लग रहा है हमें, 4 लाख, है ना, 20,000 आवर्स। लेकिन मेक नो मिस्टेक, ये जो 4,20,000 आवर्स हैं ये कितनी यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए, 2,10,000, पर हम सेल तो सिर्फ कितना ही करने वाले हैं, 2 लाख। क्योंकि हम सेल सिर्फ 2 लाख यूनिट्स ही करने वाले हैं, तो हम जो हमने रेवेन्यू लिया है वो 2 लाख का लिया है, तो हम लेबर की कॉस्ट भी कितनी यूनिट्स के लिए लेंगे, 2 लाख यूनिट्स के लिए, राइट। सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस नंबर्स, राइट। ओके, हाँ जी, तो लेट्स कम ऑन टू दिस नंबर्स। यहाँ पर जो हमने नंबर्स लिए थे ना, ओके, यहाँ पर दोस्तों 2 और 5, 1 और 3, 2 5 1 3, 2 5 1 3, ओके, 2 5 1
इन 3, ओके। इतने इतने आवर्स हमें हर एक एक यूनिट में लगते हैं, राइट। यूनिट्स दोस्तों कितने लेंगे, 2,10,000 या सिर्फ 2 लाख? 2 लाख, राइट, क्योंकि रेवेन्यू भी हमने कितने का लिया है, 2 लाख यूनिट्स का, ठीक है, ओके। सर पर हम बनाएंगे तो 2,10,000 यूनिट्स, तो वो जो 10,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाएंगे उसमें तो लेबर लगेगा, तो उसके पैसे कहाँ जाएंगे? उसके पैसे हम पे तो करेंगे, मतलब एक्सपेंस तो होगा, लेकिन वही अमाउंट वापस से कहाँ जुड़ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक में, यानी क्रेडिट साइड में। तो नेट इंपैक्ट उसका प्रॉफिटेबिलिटी पर कुछ भी नहीं आने वाला है, ओके। हाँ जी, तो आप करें इसे 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 और ओ यहाँ पर वो भी तो लिखना पड़ेगा कि आखिर हम रेट पर आवर कितना पे करते हैं, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ आवर्स में निकल रहा है डेटा, ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर हम रेट लिख देंगे कि आखिर हम कितना पे करते हैं ना। 120 रुपीज़ है और 80 रुपीज़ है पर आवर, 120 रुपीज़ और 80 रुपीज़ पर आवर, ओके। ये मैं सही लिख रहा हूँ ना, 120 80 है, गलत जगह सही लिखा है ना। ग्रेड 1 को 120 देते हैं, ग्रेड 2 को कितना देते हैं, 80, ओके। तो आप दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई करते चले जाएं और लिखते चले जाएं, मुझे भी बताते चले जाएं कि आखिर ये कितना आ रहा है, ओके। ये आता है दोस्तों 480, ओके। इसके बाद आता है 3,50,000 120, यानी ये आता है 420, ओके। इसके बाद आता है 800, और इसके बाद आता है 840, ओके। तो 840 और 800 को प्लस करते हैं तो यहाँ पर आता है 1640 और वहाँ पर आता है 480 प्लस 420 यानी कि 900, ओके। चलिए उससे हमने लेबर की कॉस्ट लिख ली। हाँ, इसके बाद हमें और कौन सी कॉस्ट लेनी है, वेरिएबल ओवरहेड्स, ओके। वेरिएबल ओवरहेड्स का दोस्तों रेट पर आवर हमें कितना दिया हुआ था, 10 पर आवर, ठीक है। देख लो, हम यहाँ पर कंफर्म कर लो यार। तो दोस्तों यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट पर आवर दिया था हमें 10 पर आवर, ठीक है, ओके। बस तो 10 पर आवर को अब हम सिंपल क्या कर देंगे, नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो दोस्तों 10 पर आवर को हम यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे नंबर ऑफ आवर्स हम कैसे निकाल लेंगे, 2 आवर्स इंटू 2 लाख यूनिट्स, यानी कि कितने हो जाते हैं, 4 लाख आवर्स, प्लस यहाँ पर है 5 आवर्स इंटू कितनी यूनिट्स, 2 लाख यूनिट्स, यानी कि कितने हो जाते हैं ये, 10 लाख आवर्स, ओके। यानी टोटल कितने हो गए, 14 लाख आवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़ पर आवर, तो 14 लाख आवर्स इंटू 10 यानी कि 140 लैक्स हो जाते हैं हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स, किस पर, ट्रक के टायर पर, ओके, है ना। फिर उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर भी निकाल लेंगे कि यहाँ पर हमें 1 आवर लगता है मल्टीप्लाई बाय 3,50,000 यूनिट्स, यानी कि कितने लग रहे हैं, 3,50,000 आवर्स लग रहे हैं, प्लस यहाँ पर हमें लग रहे हैं 3 आवर्स इंटू 3,50,000 यूनिट्स, यानी कि कितना होता है, 10,50,000 आवर्स, ओके। और इस पूरे घटनाक्रम को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 रुपीज़ पर आवर से, है ना, कर लो मल्टीप्लाई। तो ये आता है आगे, ओके, सेम आ रहा है ना 140, ठीक है, ये आ रहा है सेम 140, है ना, ओके। दोस्तों अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर
इन दोनों को ऐड करने वाले हैं तो ये कितना आ जाएगा 280, है ना। जिस दिन दोस्तों अब हम यहाँ पर इनके या तो आप इसका यहाँ पर टोटल लगा सकते हैं या फिर टोटल लगाएंगे तो वो हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और फिर आप सेल्स रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। ऑल्टरनेटिवली आप कंट्रीब्यूशन यहाँ पर डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो रेवेन्यू यहाँ पर कितना है 4000, है ना। कैलकुलेटर चलाते जाना, रेवेन्यू कितना है 4000, ठीक है। ओके, 4000 में से माइनस कर देंगे हम 1000, फिर माइनस कर देंगे हम 480, फिर माइनस कर देंगे हम अगेन 480, फिर माइनस कर देंगे हम 800, और फिर माइनस कर देंगे हम 140। ओके, तो ये आता है दोस्तों 1100, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर अब हम कार के टायर का ले लेते हैं, है ना। तो कार के टायर का रेवेन्यू हो जाएगा 5250, माइनस हम इसमें से क्या कर लेंगे 875, माइनस क्या कर लेंगे 560, माइनस हम कर लेंगे इसमें से 420 और 840, 420 और 840। ओके, और क्या माइनस कर लेंगे 140, ठीक है। तो ये दोस्तों कितना आ जाता है 2415, ठीक है। हाँ जी, 2415, है ना। ओके, और अब चाहो तो आप इन दोनों का टोटल लगा दो और यहाँ पर लिख दो 1100 और 2415, है ना। तो 2415 और 1100 का टोटल आता है 3515, ठीक है। ओके, एग्जाम में आप क्या करना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना, है ना। तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से शुरू कर लो फिर से, है ना। तो ये आ जाएगा 9250 माइनस 1875 माइनस 1040 माइनस 900 minus 1640 minus 280, it gives you the same answer 3515। ओके, सफलता से बताएं सिर्फ एक कदम दूर है हमने टोटल कंट्रीब्यूशन तो निकाल ही लिया है। अब हम टोटल कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर लेंगे दोस्तों, फिक्स ओवरहेड्स। ओके, फिक्स ओवरहेड्स क्या आपको आज भी याद है वहां पर कितने लिखे थे हमने फिक्स ओवरहेड्स? हाँ जी, ओके। तो फिक्स ओवरहेड्स दोस्तों हमने यहाँ पर लिखे थे कितने 10 करोड़, ठीक है। फिक्स ओवरहेड्स हमने लिखे थे कितने 10 करोड़, बस सीधे हमें उस 10 करोड़ को वहाँ पर माइनस करना है। ओके, तो 10 करोड़ का मतलब होता है 1000 लाख, क्योंकि अभी फिक्स ओवरहेड्स किसी प्रोडक्ट वाइज तो दे ही नहीं रखे, तो मजबूरी है दोस्तों हम इसे कहाँ जाकर माइनस करेंगे, टोटल में जाकर माइनस करेंगे। 3515 माइनस 1000 गिव्स यू कितना 2515। दोस्तों आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये 2515 लाख क्या है हमारा बजटेड प्रॉफिट। ओके, और इसी के साथ दोस्तों हमने मास्टर बजट कैसे बनाए ये भी सीखा। ओके, तो दोस्तों हमने बजट चैप्टर में अभी सीखा कि किस तरीके से फंक्शनल बजट बनाए जाते हैं और किस तरीके से मास्टर बजट बनाए जाते हैं। ओके, यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी बात मुझे आपके साथ और करनी है और फिर उसके बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ओके, तो वो छोटी सी बात ये है कि आखिर कितने तरह के बजट्स होते हैं। ओके, तो दोस्तों एक छोटा सा थ्योरेटिकल पोर्शन में यहाँ पर 2 मिनट में आपको कवर कर रहा हूँ और फिर उसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे, फिर से मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बजट। ओके, ये वही टाइप्स ऑफ बजट है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो कि हमें सीखने हैं, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ बजट। ओके, तो दोस्तों टाइप्स ऑफ बजट में एक होते हैं फंक्शनल बजट जो कि हमने सीखे, एक होते हैं मास्टर बजट जो कि हमने सीखे हैं, फिर एक और तरह के बजट्स होते हैं, लिखते भी जाते हैं नहीं तो भूल जाएंगे। तो एक होते हैं दोस्तों फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट्स का मतलब होता है प्रिपेयरिंग बजट्स फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिर एक होते हैं मास्टर बजट विच इज लाइक समरी ऑफ ऑल द बजट्स। ओके, एक होते हैं मास्टर बजट। ओके, एक और तरह के बजट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कैपेसिटी वाइज बजट, है ना। ये दोस्तों अभी हमें कवर करना बाकी है, राइट। कैपेसिटी वाइज बजट, है ना। कैपेसिटी वाइज बजट में दोस्तों 2 तरह के बजट्स होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड बजट और दूसरे होते हैं फ्लेक्सिबल बजट। ओके, अभी क्या होते हैं हम आगे जाकर सीखेंगे, राइट। फिर दोस्तों एक होते हैं पीरियड वाइज बजट। पीरियड वाइज बजट में कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म बजट्स और कुछ होते हैं, यू गॉट इट राइट,
कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म बजट्स, कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म बजट्स। ओके, तो दोस्तों नॉर्मली लॉन्ग टर्म बजट्स यानी कि वो बजट जो कि 5 to 10 ईयर्स के लिए हो, अगले 5 से 10 साल की रूपरेखा खींचना इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म बजट। ओके, शॉर्ट टर्म बजट्स कुड बी फॉर 1 or 2 ईयर, अगर आप 1 या 2 साल के लिए बजट बना रहे हैं तो दिस आर कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म बजट। ओके, और एक और तीसरे तरह के बजट होते हैं विच आर कॉल्ड एज करंट बजट, राइट। करंट बजट यानी कि दोस्तों मुझे नहीं लगता मुझे समझाने की ज़रूरत है कि करंट बजट का मतलब क्या होता है, राइट। फॉर अ मंथ और सो, अगर हम अगले महीने या ऐसा कुछ 1-2 महीने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दिस आर कॉल्ड एज व्हाट, करंट बजट्स, राइट। ओके, तो करंट बजट फॉर एग्जांपल मंथली बजट इज एन एग्जांपल ऑफ करंट बजट, ठीक है। ओके, और फिर दूसरे होते हैं, और फिर सबसे आखिरी में टाइप होता है अदर बजट्स, जो कि हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। हम यहाँ पर हमारे सिलेबस में कैश बजट्स को कवर करने वाले हैं कि आखिर कैश बजट्स किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, राइट। ओके दोस्तों, हमने अभी तक देख लिया है कि फंक्शनल बजट और मास्टर बजट किस तरीके से बनाए जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शनल बजट और मास्टर बजट के क्वेश्चंस करेंगे, राइट। इनके क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हम सीखेंगे कैपेसिटी वाइज बजट कैसे बनाया जाता है, इसके क्वेश्चंस करेंगे। पीरियड वाइज बजट में सिंपल बजट तो वही बनाना रहेगा, या तो फंक्शनल या मास्टर या कैपेसिटी वाइज बनाना पड़ेगा, तो पीरियड वाइज में ऐसा कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। और फिर हम सीखेंगे कि आखिर कैश बजट किस तरीके से बनाए जाते हैं। दोस्तों ये सब सीखें, इनके क्वेश्चंस करें इससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ओके